हे एवरीवन, वेलकम टू मैंगेट ब्रेन्स। भाई मैं शुभा कौशिक आप सबके सामने फिर से हाजिर हूं। जी हाँ, मैंगेट ब्रेन्स आप सबके सामने फिर से हाजिर है क्लास 11 कंप्यूटर साइंस कोड 083 के अनदर एक्साइटिंग सेशन के साथ। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो भाई आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल की फिनिश लाइन पे आ चुके वाला एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जी हाँ, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इतना अच्छा चैप्टर था, मुझे बहुत से बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं कि मैम ये चैप्टर पढ़ने में हमको बहुत ही आनंद आया है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना, जहां पे एक पाइथन इंटरप्रेटर हमारे द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर एग्जीक्यूट करता था। ट्रेडिशनली आज भी करता है। तो कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हमने अपने प्रोग्रामिंग स्किल को थोड़ा सा और ज्यादा लॉजिकल और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया। इस पूरे एंटायर चैप्टर में हमने दो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना। पहला इफ एल्स स्टेटमेंट, सेकंड इज द इटरेशन। इटरेशन के अंदर हमने जाना है कि रेपिटेशन क्या होता है, कैसे रेपिटेशन इटरेशन से एसोसिएटेड होता है, और इटरेशन को अकम्प्लिश करने के लिए कौन कौन से लूपिंग कंस्ट्रक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप और वाइल लूप को बहुत ही डिटेल तरीके से अलग अलग प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स की हेल्प से हमने बहुत अच्छी तरीके से कमांड किया है, और मैं उम्मीद करती हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको फॉर लूप एंड वाइल लूप इन वीडियोस की हेल्प से क्लियर हो चुका है। तो भाई अब बारी आ चुकी है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 1 के। तो इससे पहले कि हम इस अमेजिंग से सेशन की शुरुआत करें, magnetbrains.com पे मिल रहे हैं अभी ई नोट्स एंड ई बुक्स। फटाफट से इस सेशन को पूरा देखिए, फिर विजिट कीजिए magnetbrains.com। भाई टाइम नहीं बचा है, आपके एग्जामिनेशन बिल्कुल कॉर्नर पे है। ई नोट्स एंड ई बुक्स को अगर अभी ग्रैब नहीं किया तो एग्जामिनेशन में कैसे फोड़ोगे? तो भाई इस सेशन को पूरा देखिए, क्योंकि ये सेशन भी बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 1 एक ऐसा सेशन जहां पे मैं डिस्कस करूंगी टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। चलिए शुरू करें, आ जाओ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि magnetbrains.com पे अभी क्लासेस 6 से लेके क्लासेस 12 के ई बुक्स ई नोट्स अवेलेबल हैं, जिसके बारे में मैं बोल चुकी हूं कि आप फटाफट से ग्रैब कीजिए। और इसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे टॉप नॉच कोर्सेज भी चल रहे हैं। अलग अलग मीडियम, अलग अलग बोर्ड के कोर्सेज आपको magnetbrains.com पे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए, What is the difference between else and elif construct of if statement? इफ स्टेटमेंट, भाई इफ एक हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है। क्या है ये? एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें तो इफ के अंदर जो एल्स होता है, इफ के अंदर जो एल्स होता है, और हम सब जानते हैं कि इसी इफ के अंदर एलिफ भी होता है। तो एक इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में, एक इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में, इफ स्टेटमेंट में एल्स और एलिफ में क्या डिफरेंस होता है? चलिए आइए, पहले बात करेंगे हम एल्स की। भाई जब भी इफ लिखते हो सिंटैक्स देख लें पहले। थ्योरेटिकल तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सिंटैक्स इसका देखना तो बनता है। भाई अगर मैं एक नॉर्मल इफ की बात करूं, तो इफ के साथ आती है हमेशा एक कंडीशन। क्या आती है? इफ के साथ हमेशा एक कंडीशन आती है, और ये जो कंडीशन आती है, इस इफ के साथ जो कंडीशन आती है वहां पे हम कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं। ये बात हम सब जानते हैं। और भाई बोलते हैं कि भाई अगर इफ के साथ ये जो कंडीशन दी हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब कि इफ की बॉडी में लिखे हुए एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन तभी होगा बंधु। कब होगा? जब इफ के साथ लिखी हुई ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। क्या रिटर्न करेगी? जब इफ के साथ लिखी हुई ये कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करेगी। अगर ऐसा हुआ तो इफ की बॉडी में जो एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। मतलब कि इफ की बॉडी के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन लार्जली डिपेंड करता है ऑन द रिजल्ट रिटर्न्ड बाय द कंडीशन एसोसिएटेड विद इफ स्टेटमेंट। तो इसी इफ स्टेटमेंट में आगे हमने कुछ वेरिएशंस पढ़े थे। सबसे पहला वेरिएशन हमने पढ़ा था इफ एल्स का। किसका पढ़ा था? सबसे पहला वेरिएशन हमने पढ़ा था इफ एल्स का। देखिए थ्योरेटिकली तो मैं इसको पढ़ के आपको आराम से बता सकती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन जितना भी आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, सिंटैक्स वाइज समझते हैं, अगर सिंटैक्स क्लियर है ना,
मार्क माय वर्ड्स, बिल्कुल आपको एक बहुत अच्छी टिप दे रही हूं मैं। अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग में अगर आपको सिंटैक्स क्लियर होता है, थ्योरी अपने आप भी लिख कर आ जाओगे। क्लियर? ये थ्योरी इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि ये वही लिखा हुआ है जो हम यहां पर देखने वाले हैं। ओके, चलिए आइए। तो इफ का एक पहला वेरिएंट, इफ का हमारा पहला वेरिएंट कौन सा था? इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ के अंदर आता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके मैम, तो इफ एल्स क्या बोलता है? ऐसा क्या खास है इफ एल्स में जो कि एक नॉर्मल इफ में हमें नहीं दिखा? तो देख लेते हैं भाई। इफ के बारे में हम सब जानते हैं, इफ के बारे में हम सब जानते हैं कि इफ के साथ लिखी हुई कंडीशन, इफ के साथ लिखी हुई कंडीशन जब तक ट्रू है, जब तक ट्रू है, या फिर ये कह लीजिए कि इफ के साथ लिखी हुई कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ के अंदर दिए हुए स्टेटमेंट्स, इफ के अंदर दिए हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर इफ के साथ लगी हुई कंडीशन ट्रू नहीं रिटर्न करती है, क्या नहीं रिटर्न करती है? इफ के साथ लिखी हुई कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न ना करते हुए फॉल्स रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे? इफ के साथ लिखी हुई कंडीशन अगर फॉल्स रिटर्न कर दे तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा हम सबको पता है। इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनका एग्जीक्यूशन तब ही होगा जब इफ के साथ लगी हुई कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर दे, तो ऐसे सिनेरियो में हमारा पाइथन इंटरप्रेटर अटक जाता है, और उसको अटकाना नहीं है। जब इफ के साथ लिखी हुई कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर दे तो हमारे पाइथन इंटरप्रेटर के पास एक ऐसी चीज होना चाहिए जो वो एग्जीक्यूट कर सके, और वो चीज जो प्रोवाइड करता है वो करता है आपका एल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? हाँ जी भाई, एल्स स्टेटमेंट। मतलब क्या है इस बात का? मतलब क्या है इस बात का कि इफ के साथ लगी हुई कंडीशन अगर फॉल्स रिटर्न करती है, इफ के साथ लगी हुई कंडीशन अगर फॉल्स रिटर्न करती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ऐसे सिनेरियो में फिर ऑटोमेटिकली जो पाइथन इंटरप्रेटर है ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। एक वो लाइव एग्जांपल मैं आपको दूं। एक वो कहते हैं ना कि अगर ये नहीं हुआ तो ये सही, अगर ये बात नहीं हुई तो ये बात सही। अगर इफ के साथ लिखी हुई कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न कर दिया, मतलब इन स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा सिनेरियो बिदता है तो एल्स में लिखे हुए स्टेटमेंट्स को पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द एल्स स्टेटमेंट। अब देखते हैं एल्स यूज्ड अलोंग विथ इफ to define the alternative path if the if condition mentioned in the if statement is incorrect। मतलब कि if के साथ लिखी हुई कंडीशन अगर इनकरेक्ट है, मतलब उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो ऐसे सिनेरियो में मैं चाहती हूं कि मेरा पाइथन इंटरप्रेटर के पास कुछ ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो जिनको वो एग्जीक्यूट कर सके, और उन स्टेटमेंट्स को हम एल्स के अंदर देते हैं। इफ हमेशा एल्स के साथ चलता है ये जरूरी नहीं, लेकिन एल्स भी हमेशा इफ के साथ चलेगा ये भी जरूरी नहीं है पाइथन में। पर एक बात याद रखिए कि इफ और एल्स साथ में चल सकते हैं। इफ के साथ लिखे हुए स्टेटमेंट्स अगर एग्जीक्यूट नहीं हुए तो एल्स के साथ लिखे हुए स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। चलो, this means that only one statement can be evaluated using if else statement। आप या तो if के साथ लिखे हुए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं at a time, या फिर else के साथ लिखे हुए स्टेटमेंट्स को ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप अगर ये उम्मीद करें कि पाइथन इंटरप्रेटर इफ के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट कर दे और एल्स के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट कर दे साथ में, तो ये पॉसिबल नहीं है। एट अ टाइम जो पाइथन इंटरप्रेटर होगा या तो वो इफ के अंदर मेंशन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एल्स के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भाई अब बात कर लें एलिफ की। एलिफ की बात करते हैं, आइए चलो भाई एलिफ की बात करते हैं। क्या होता है भाई एलिफ? क्या होता है एलिफ? देखते हैं भाई, चलो भाई। व्हाट इज एलिफ? क्या होता है एलिफ? भाई एल्स की बात हमने कर ली, एल्स की बात हमने कर ली, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कभी हमारे पास ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहां पे हमें एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करानी पड़ जाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे 3 नंबर्स के बीच में ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द गिवन नंबर्स, जो भी नंबर्स मेरे पास दिए हुए हैं उनके बीच में अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर, जिसको हम मैक्सिमम भी कह सकते हैं, या मिनिमम नंबर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो ऐसे सिचुएशंस में एक इफ से काम नहीं चलेगा। क्या करते हैं, इफ के साथ आता है एक और वेरिएंट, इफ के साथ आता है एक और वेरिएंट जिसको हम बोलते हैं एलिफ।
एलिफ जो होता है वो एक्चुअल में ना, एलिफ जो होता है वो एक्चुअल में ना, एलिफ एक्चुअल में एल्स और इफ का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? एलिफ आपका एल्स और इफ का कॉम्बिनेशन है। जब ये दोनों चीजें साथ में आते हैं तो एक एलिफ बनाते हैं, ठीक है। एलिफ के साथ भी लगती है एक कंडीशन। क्या लगती है? एलिफ के साथ भी लगती है एक कंडीशन, ठीक है मैम, समझ ली बात। भाई एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं लगाते थे, एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं लगाते थे, ठीक है मैम, मान ली बात। एलिफ के साथ हम कंडीशन लगाते हैं। एलिफ के साथ मतलब अगर इफ के साथ लिखी हुई कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमको पता है एल्स में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर ऐसी भी कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे मुझे एक से ज्यादा कंडीशंस चेक कराने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि अगर मुझे 3 नंबर्स के बीच में ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है, तो अगर 3 नंबर्स है मेरे पास ए बी सी, तो क्या हो सकता है? या तो ए बड़ा हो सकता है, या फिर बी बड़ा हो सकता है, या फिर ऑब्वियसली सी बड़ा हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक ही बड़ा होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो हमारे पास कितनी कंडीशंस आई? हमारे पास 3 कंडीशंस आई कि अगर ए बड़ा है तो ए बी से भी बड़ा होगा, ए सी से भी बड़ा होगा, तभी वो बड़ा है। अब बी बड़ा है तो बी ए से भी बड़ा होगा, बी सी से भी बड़ा होगा, तभी वो ग्रेटेस्ट है। और अगर ए और बी दोनों ही बड़े नहीं है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली सी इन तीनों नंबर्स में से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट नंबर है, राइट। तो मेरे पास 2 कंडीशन आ गई कि मुझे ए को बी से और सी से दोनों से कंपेयर कराना पड़ेगा। मुझे बी की ग्रेटेस्टता अगर मुझे पता करना है कि बी इज ग्रेटेस्ट और नॉट, मुझे उसको ए और सी दोनों से कंपेयर कराना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या आई? कंडीशन ये आई कि भाई एलिफ के साथ भी लिखी हुई जो कंडीशन है, एलिफ के साथ भी लिखी हुई जो कंडीशन है वो भी चेक होगी, वो भी चेक होगी। और कैसे चेक होगी भाई? कि भाई एलिफ के साथ भी आती है एक कंडीशन, और ये कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न कर दे, ये कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न कर दे तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एक बात याद रखना, एक बात बिल्कुल याद रखना कि चाहे इफ हो चाहे एल्स हो, चाहे इफ एलिफ एल्स हो, कुछ भी क्यों ना हो, इनमें से चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन तीनों में से कोई एक ही चीज एग्जीक्यूट होगी। या तो इफ के अंदर दिए हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, या फिर एलिफ के अंदर दिए हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो एल्स के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। आप चाहे कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर बना लीजिए, इफ में मल्टीपल एलिफ्स लगा लीजिए और सिंगल एल्स लगा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, इनमें से एग्जीक्यूशन किसी एक का ही होगा। या तो इफ के अंदर दिए हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, बाकी की सारी के सारे एलिफ और एल्स को पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा। नहीं तो अगर इफ के साथ लगी हुई कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न कर दिया तो पाइथन इंटरप्रेटर अब डायरेक्टली एल्स पे जंप ना करके पहले जंप करेगा एलिफ के ऊपर, और एलिफ पे लगी हुई कंडीशन को चेक करेगा। अगर उसने भी फॉल्स रिटर्न कर दिया तब जाके वो एल्स के अंदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर एलिफ के साथ लगी हुई कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो एलिफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पाइथन इंटरप्रेटर उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और एल्स को इग्नोर कर देगा। चाहे इफ हो, चाहे एलिफ हो या फिर एल्स हो, किसी एक का ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर? चलिए तो देख लें एलिफ। एलिफ इफ मोर देन 1, दैट इज 1 प्लस स्टेटमेंट्स नीड टू बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ एलिफ कंस्ट्रक्ट विच शुड बी यूज्ड इन अ स्टेटमेंट। एक बात और याद रखिए, जितना भी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है इफ एलिफ एल्स का, किसका? इफ एलिफ एल्स का। आई नो ये आंसर थोड़ा सा हमारा लॉन्ग चला गया, लेकिन इस आंसर को ढंग से एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आई नो ये आंसर थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर हम इफ की बात करें, अगर हम एलिफ की बात करें, एक और एलिफ की बात करें, एक और एलिफ की बात करें, करते 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 हम एल्स पे आ जाएं। चलिए तो एक बात याद रखिए, बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को बस यहाँ पे रैप कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल याद रखिएगा, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है,
एलिफ कितनी बार आ सकता है? एलिफ आपका आ सकता है n नंबर ऑफ टाइम्स। आप जितने चाहें उतने एलिफ बना सकते हैं। एक इतने पूरे स्ट्रक्चर में, एक इफ एलिफ एल स्ट्रक्चर के अंदर एलिफ आपका मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, n नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन इफ जो है वो हमेशा सिंगल आता है। एक इफ स्टेटमेंट के कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ हमेशा इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो इफ होता है वो हमेशा वन टाइम ही आता है, केवल और केवल वन टाइम आता है भाई। ये वन टाइम आएगा और एल्स भी एक बार आएगा। क्लियर? पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में इफ केवल एक होता है, एल्स केवल एक होता है, लेकिन एलिफ मल्टीपल हो सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आइए आ जाओ भाई। तो देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ एलिफ कंस्ट्रक्ट विच शुड बी यूज्ड इन अ स्टेटमेंट। हाउएवर द कंडीशंस मेंशन्ड इन ईच एलिफ कंस्ट्रक्ट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दैट इज इफ वन ऑफ द कंडीशंस इन एलिफ इज करेक्ट। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ भाई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि भैया अगर एलिफ के अंदर कोई एक कंडीशन ने भी, अगर 10 एलिफ्स दिए हुए हैं, मैंने कहा एक इफ एल्स के अंदर मल्टीपल एलिफ्स आ सकते हैं, अगर एक एलिफ की कंडीशन ने ट्रू रिटर्न कर दिया, मतलब दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। दैट इज इफ वन ऑफ द कंडीशंस इन इफ एलिफ इज करेक्ट, इट शुड इंप्लाई दैट ऑल द अदर कंडीशंस आर फॉल्स। मतलब वही है कि चाहे इफ की कंडीशन ने ट्रू रिटर्न कर दिया, बाकी सारे के सारे एलिफ और एल्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर किसी एक एलिफ की कंडीशन ने क्या कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया, तो बाकी सारे के सारे अदर एलिफ्स और एल्स फॉल्स कंसिडर हो जाएंगे। और अगर इनमें से किसी ने भी ट्रू रिटर्न नहीं किया तो एल्स के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। क्लियर? तो भाई इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के एंड पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए, What is the purpose of range function? Another exciting question. एक range function का क्या purpose होता है? तो आप ये बात जानते हैं कि जो range function होता है, ये जो range function होता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? List of integers. किस लिए बंधु? किस लिए? range function use होता है किस लिए? To create और क्या क्रिएट करने के लिए? रेंज फंक्शन क्रिएट करता है। क्या करता है? रेंज फंक्शन जो है वो क्रिएट करता है किसको? लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को। याद रखना ये बात, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। और जैसे कि आप सब जानते हो, अभी आपने लिस्ट के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आप अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में लिस्ट को लेके भी पढ़ेंगे। लिस्ट एक वैलिड डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। अगर मैं यहां पे कहती हूं कि रेंज फंक्शन एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि बाकायदा एक लिस्ट बनी हुई है। अब लिस्ट बनती कैसे है ये हम अपने अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहां पर मैं सिर्फ आपको इतना बता दूंगी कि रेंज फंक्शन की हेल्प से एक लिस्ट किस तरीके से क्रिएट की जाती है। चलिए, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेंज फंक्शन? गिव वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दीजिए इस पे भाई। द रेंज फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन। सबसे पहली बात तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, पहले से पाइथन की लाइब्रेरी में बना हुआ फंक्शन। क्या कहलाते हैं भाई? बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो पहले से ही पाइथन की लाइब्रेरी में डिफाइंड हैं, डिक्लेयर्ड हैं, वो आपके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। दो फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फंक्शंस का चैप्टर है। उस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि वो फंक्शंस जिनका डेफिनेशन पहले से ही पाइथन की लाइब्रेरी में दिया हुआ हो, वो फंक्शंस पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं। ओके, चलो, सो द रेंज फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ पाइथन। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस। देखो किस लिए यूज होता है ये? किस लिए यूज होता है ये? फंक्शन क्रिएट करता है। क्या करता है? क्रिएट करता है एक लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, एक ऐसी लिस्ट जो इंटीजर्स को कंटेन करे। इट इज यूज्ड टू क्रिएट लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, फ्रॉम द गिवन स्टार्ट वैल्यू टू स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूडिंग स्टॉप वैल्यू, दैट इज एक्सक्लूडिंग स्टॉप वैल्यू। चलिए देखते हैं इसको भी। दिस इज ऑफन यूज्ड इन फॉर लूप फॉर जनरेटिंग द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। चलिए, तो भाई सबसे पहले, इससे पहले कि हम इस एग्जाम्पल को देखें, रेंज फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं भाई। रेंज फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं। हर चीज का याद रखना एक बात, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जितने भी आप करेंगे उसमें आप हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हो। यहाँ मैं रेंज फंक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ आपको रेपिटेशन पार्ट 3 लेक्चर में।
जी, रेपिटेशन का पार्ट 3 जो हमने डिस्कस किया था उसमें हम रेंज फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं और क्वेश्चंस को ढूंढने का मतलब है अपने पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइव करना। आ जाओ भाई, रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन 3 वैल्यू लेता है भाई, वैल्यू कह लो या फिर पैरामीटर्स कह लीजिए, वैल्यू नहीं कहेंगे क्योंकि वो उसका सही नाम नहीं है, पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स। भाई रेंज लेता है 3 पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स भाई लोग? रेंज 3 पैरामीटर्स लेता है। कौन कौन से? एक लेता है वो स्टार्ट, फिर लेता है वो स्टॉप, और फिर क्या लेता है? एक लेता है वो स्टार्ट, एक लेता है वो स्टॉप, और एक लेता है वो स्टेप। ठीक है भाई, तो क्या है, एक रेंज फंक्शन अपने पैरेंथेसिस के अंदर 3 पैरामीटर्स को, ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं भाई पैरामीटर्स। क्या कहलाते हैं? ये आपके पैरामीटर्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है बंधु, समझ गए। ये सारे के सारे आपके पैरामीटर्स कहलाते हैं जो कि एक फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर पास किए जाते हैं। आ जाओ, तो हम सब जानते हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो बताती है कि एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स जो बनेगी वो किस नंबर से बनेगी। स्टार्ट वैल्यू क्या है? इंटीजर्स की जो लिस्ट बनने वाली है यूजिंग द रेंज फंक्शन, उस पर्टिकुलर लिस्ट की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, ये आपको स्टार्ट बताता है। स्टेप बताता है कि जितने नंबर ऑफ इंटीजर्स भी आएंगे उन सब के बीच में कितने कितने का डिफरेंस होगा। डिफरेंस पता करने के लिए हम स्टेप का यूज करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट देख लें। सबसे पहले स्टार्ट देखते हैं, फिर स्टॉप देखते हैं और फिर स्टेप देखते हैं। चलिए आइए, स्टार्ट बताता है द वैल्यू, या फिर ये बताता है आपका द फर्स्ट वैल्यू ऑफ अ लिस्ट। जो लिस्ट बन रही है उसकी सबसे पहली वैल्यू क्या है वो बताता है आपका स्टार्ट पैरामीटर। ठीक है, फिर स्टॉप बताता है कि आपकी लिस्ट किस वैल्यू तक जाएगी, मतलब द एंड वैल्यू ऑफ अ लिस्ट। जो लिस्ट बनेगी इंटीजर्स की, जो इंटीजर्स की लिस्ट बनेगी वो किस वैल्यू तक जाएगी। और स्टेप बताता है, स्टेप क्या बताता है? स्टेप बताता है डिफरेंस बिटवीन ईच वैल्यू इन अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उन सब के बीच में कितने कितने का डिफरेंस होगा, ये बताता है आपका स्टेप। और एक बात याद रखना, ये जो स्टॉप है ना, ये कहां तक जाता है? ये जो स्टॉप है ये कहां तक जाता है? आपकी जो लिस्ट है ना वो पता है कहां तक जाती है? लिस्ट एंड होती है। किस पे एंड होती है? लिस्ट एंड होती है स्टॉप माइनस स्टेप पे। किस पे एंड होती है भाई? ये आपके स्टॉप माइनस स्टेप पे एंड होती है। किस पे एंड होती है? स्टॉप माइनस स्टेप पे एंड होती है। फटाफट से देखिए इसको, अगर आपको ये चीज क्लियर हुई है तो। चलिए भाई देख लो जल्दी से कि भाई रेंज फंक्शन क्या बोल रहा है। रेंज फंक्शन बोल रहा है कि इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट बोलता है द फर्स्ट वैल्यू ऑफ अ लिस्ट, स्टॉप बताता है द एंड वैल्यू ऑफ अ लिस्ट, एंड स्टेप बताता है द डिफरेंस बिटवीन ईच वैल्यू इन अ लिस्ट। एंड जो स्टॉप वैल्यू होती है या जो लिस्ट का लास्ट इंटीजर होता है वो स्टॉप माइनस स्टेप होता है। क्लियर? बताइए जल्दी से अगर इसमें कोई भी डाउट है, क्योंकि हम इसका एग्जाम्पल अब देखने वाले हैं। फटाफट से देखिए इसको, एक नजर आप मान लीजिए और बताइए। चलो भाई जल्दी जल्दी बता दो। ओके, देखते हैं कौन बताता है, और अगर आपको कोई भी डाउट है बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, हाँ जी, तो आप देखते हैं इस पे एक बहुत ही अमेजिंग सा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है फॉर लूप की हेल्प से। फॉर लूप में हमने लिया है कंट्रोल वेरिएबल नम नाम का, और ये जो नम नाम का हमारा वेरिएबल है, ये जो गिवन रेंज है, रेंज में रेंज से जितनी भी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बनेंगे उन सारे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को हमारा नम कंट्रोल वेरिएबल क्या करेगा? ट्रैवर्स करेगा। आंसर आप सबको पता है भाई, तो इसको देख लेते हैं बहुत अच्छे से। आइए, चलो, तो ये मेरे पास दिया हुआ है हमारा एग्जाम्पल। ठीक है मैम, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैसे काम कर रहा है देखो जरा। फॉर दिया है, फॉर लूप हमने लगा लिया है। नम नाम का हमारे पास एक कंट्रोल वेरिएबल है, जैसे कि हम सब जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं। नम नाम का हमारा एक कंट्रोल वेरिएबल है जो कि ट्रैवर्स करेगा इस रेंज के द्वारा बनी हुई लिस्ट को। तो भाई पहले रेंज को देख लो। रेंज जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेंज 0,5। क्या दिया हुआ है भाई?
0,5। और हम सब जानते हैं कि जो स्टॉप वैल्यू होती है वो आपकी ऑप्शनल वैल्यू ना होके मैंडेटरी वैल्यू होती है। रेंज के अंदर जो दो वैल्यूज हमको दी हुई हैं तो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी याद रखना। अच्छा एक चीज और, ये चीज मैं थोड़ा सा स्किप कर गई आपको बताना, रेंज के अंदर जो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप होता है इनका सीक्वेंस इंटैक्ट होता है। आप इस सीक्वेंस को ऑल्टर नहीं कर सकते। रेंज फंक्शन के अंदर पहले स्टार्ट वैल्यू आती है, फिर स्टॉप आता है और फिर स्टेप आता है, आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। और तो और रेंज के अंदर स्टार्ट और स्टेप आपके ऑप्शनल होते हैं, लेकिन स्टॉप वैल्यू परमानेंट होता है। आपको स्टॉप वैल्यू तो देनी पड़ेगी wherever you are examining, wherever you are using the range function। आप चाहे एक लूप में उसको यूज करो, चाहे कहीं भी यूज क्यों ना करो, रेंज के अंदर कम से कम एक वैल्यू तो होनी चाहिए, और वो जो वैल्यू होगी, वो जो पैरामीटर होगा, वो स्टॉप पैरामीटर होगा। आप चाहे तो स्टार्ट पैरामीटर को स्किप कर सकते हैं और स्टेप पैरामीटर को भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टार्ट को स्किप किया तो बाय डिफॉल्ट आपका इंटीजर्स 0 से शुरू होता है, और अगर स्टेप को भी आपने स्किप कर दिया तो जितनी भी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बनेगी उन सब के बीच में बाय डिफॉल्ट एक एक का डिफरेंस होता है। अगर स्टार्ट और स्टेप आपने रेंज फंक्शन के अंदर मेंशन नहीं किया है तो स्टार्ट होगा 0 से, स्टेप होगा 1 का, 1 का डिफरेंस। लेकिन अगर मेंशन कर दिया है तो जो आपने वैल्यूज मेंशन की हैं स्टार्ट और स्टेप के लिए उसको फॉलो किया जाएगा। आइए तो भाई रेंज दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, ये सारी की सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, पहले ही हम ये सारी की सारी बातें पढ़ चुके हैं। 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब हुआ है स्टार्ट। क्या हुआ स्टार्ट? 0 का मतलब, 0 का मतलब होता है स्टार्ट करना। क्या करना? स्टार्ट करना। और भाई अगर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया और ये हो जाएगा इसका स्टॉप, जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ऑल्टर नहीं होगा। पहले स्टार्ट आएगा फिर आपका स्टॉप आएगा, पहले स्टार्ट आएगा फिर आपका स्टॉप आएगा। तो चलिए आ जाइए, रेंज में पहले स्टार्ट आया फिर आया है आपका स्टॉप। ओके चलो तो भैया लिस्ट बना लें। रेंज फंक्शन हमेशा एक लिस्ट को, रेंज फंक्शन हमेशा एक लिस्ट को रिटर्न करता है, और ऐसी लिस्ट जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 0 हमको दी हुई है। अब स्टेप नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट स्टेप को हम क्या कंसिडर करेंगे? जितने भी इंटीजर्स आएंगे इस लिस्ट के अंदर उन सब के बीच में 1 का डिफरेंस होगा। ठीक है मैम, आ जाइए। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 तक अच्छे से चल गया, काफी अच्छे से चला, और हम आ गए अपनी स्टॉप वैल्यू पे, दैट इज 5 पे। लेकिन हम सबको पता है कि स्टॉप वैल्यू जो होती है वो कंसिडर नहीं होती। स्टॉप वैल्यू जो होती है, जो लास्ट एलिमेंट होगा, जो लास्ट एलिमेंट होता है, जो लास्ट वैल्यू होती है इन अ लिस्ट की जो लास्ट वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो जो आपकी स्टॉप वैल्यू आपने दी हुई है, जो आपने स्टॉप वैल्यू दी हुई है उसमें से आप स्टेप को माइनस कर दो, तो वो आपकी लिस्ट की लास्ट वैल्यू बन जाती है। तो स्टॉप वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? स्टॉप वैल्यू कितनी दी हुई है? स्टॉप हमें दिया हुआ है 5, और स्टेप क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 हम स्टेप कंसिडर करेंगे। तो 5 - 1 दैट इज 4। है यही? है कि नहीं है? ये देखो जरा, है कि नहीं? तो मतलब जो आपकी क्रिएटेड लिस्ट है, ये जो लिस्ट आपकी क्रिएट हुई है, ये लिस्ट आपकी 0 से शुरू होके, किससे? 0 से शुरू होके 4 तक जाएगी। आपकी लिस्ट का लास्ट वैल्यू, आपकी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट 4 ही होगा बाबा। क्लियर? क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमेशा स्टॉप माइनस स्टेप होता है, दैट इज 5 - 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये आपकी लिस्ट बनके तैयार हुई, और यहां पे हम फॉर लूप के साथ कंट्रोल वेरिएबल नम को ट्रैवर्स कराएंगे इस हर एक लिस्ट आइटम पे। मतलब यहां पे जो लिस्ट आ रही है वो आ रही है आपकी 0 1 2 3 एंड 4। तो कैसे काम कर रहा है? कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि ये जो नम है वो हर एक वैल्यू को, फॉर के वर्किंग हम सब जानते हैं भाई, फॉर की वर्किंग हम सब जानते हैं भाई, सब लोग जानते हैं, हम सब के सब जानते हैं कि फॉर लूप कैसे काम करता है। फॉर के साथ जो कंट्रोल वेरिएबल होता है वो गिवन सीक्वेंस, चाहे वो रेंज हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उस गिवन सीक्वेंस के हर एक आइटम को वो ट्रैवर्स करेगा, हर एक आइटम को वो ट्रैवर्स करेगा। और हर आइटम को जब वो ट्रैवर्स करेगा तो उनको हमने प्रिंट करा दिया, नम को हमने प्रिंट करा दिया। तो पहले 0 को किया, फिर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, तो वो प्रिंट हो गया अलग अलग लाइन पे। क्लियर? क्लियर हुआ है भाई?
क्लियर हो चुका है? तो भैया आगे बढ़ लें क्या? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हमारा समाप्त हो चुका है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स यूजिंग एग्जाम्पल। भाई ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करना है। दोनों ही स्टेटमेंट सबसे पहली बात तो लूप्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, चाहे फॉर लूप हो या फिर व्हाइल लूप हो। ब्रेक स्टेटमेंट जहां पे पाइथन इंटरप्रेटर का कंट्रोल पूरे लूप से बाहर ले जाता है, मतलब कि ब्रेक के बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा लूप के अंदर तो वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, उसको पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको इग्नोर करेगा और टोटली उस पूरे लूप के बाहर आ जाएगा। फर्दर उस लूप का इटरेशन साइकिल नहीं चलेगी। वही अगर मैं बात करूं कंटिन्यू की, तो किसी भी लूप पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट पाइथन इंटरप्रेटर को मिल गया तो पाइथन इंटरप्रेटर उसके बाद लिखे हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करते हुए वापस से लूप की स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा और एक नया इटरेशन साइकिल शुरू कर देगा। ये बात हम सब जानते हैं, तो देख लेते हैं क्या होता है एक ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बीच का डिफरेंस। द ब्रेक स्टेटमेंट ऑल्टर्स द नॉर्मल फ्लो। चाहे ब्रेक हो चाहे कंटिन्यू हो, दोनों ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो नॉर्मल फ्लो चल रहा होता है उसको तिदर बिदर करता है, उसको ना हिंडर करता है, उसको थोड़ा सा छेड़ता है। द ब्रेक स्टेटमेंट ऑल्टर्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एज इट टर्मिनेट्स द करंट लूप। क्या करेगा? ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो ऑल्टर करता है नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एज इट टर्मिनेट्स द करंट लूप, क्योंकि ये करंट लूप को टर्मिनेट कर देगा। क्या करता है? जिस लूप के अंदर ये पाया जाएगा, जिस भी लूप के अंदर ये पाया जाएगा उसको ये टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। एंड रिज्यूम्स एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग दैट लूप। क्या करेगा भाई कि ब्रेक स्टेटमेंट ऑल्टर करेगा नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन और टर्मिनेट कर देगा करंट लूप को, वहीं के वहीं उस लूप को खत्म कर देगा, चाहे कहने को उस लूप के साथ लगी हुई कंडीशन अभी भी ट्रू क्यों ना हो। हम क्या कहते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर किसी भी लूप से बाहर कब आता है? पाइथन इंटरप्रेटर किसी भी लूप से बाहर तब आता है जब उस लूप के साथ लगी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाए। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं है तब तक आपका लूप चलता रहेगा। लेकिन ब्रेक एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी भी लूप के अंदर जिस पॉइंट पे भी आ जाएगा और पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, उसी वक्त कहने को लूप के साथ लगी हुई कंडीशन अगर ट्रू भी है तब भी वो वहां पे लूप को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। एंड रिज्यूम्स एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग दैट लूप। लूप के बाहर लिखे हुए जितने भी स्टेटमेंट्स अगर दिए हुए हैं, लूप के बाहर अगर कोई भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो उनका एग्जीक्यूशन ये रिज्यूम कर देगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, num इज इक्वल्स टू 0 फॉर num इन रेंज 5। एक हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने num नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको हमने वैल्यू असाइन की है 0 और हमने चलाया है यहाँ पे एक फॉर लूप। फॉर जिसके साथ है एक कंट्रोल वेरिएबल num, जो कि ट्रैवर्स करेगा इस रेंज के द्वारा बनाए हुए लिस्ट के हर एक आइटम को। भाई अब 5 दिया हुआ है, स्टॉप वैल्यू की दी हुई है, ना ही स्टार्ट दिया हुआ है ना ही स्टेप दिया हुआ है, तो ना ही स्टार्ट दिया है ना ही स्टेप दिया है, तो स्टार्ट किससे होगा? बाय डिफॉल्ट 0। अगर स्टार्ट दिया होता तो उस नंबर से हो जाता, पर अगर स्टार्ट नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिनेरियो में हमारी लिस्ट हमेशा 0 से शुरू होती है। आ जाओ, 0 से शुरू होगा, 1 2 3 एंड 4 तक ही तो जाएगा भैया, स्टेप भी नहीं दिया हुआ। और लास्ट वैल्यू क्या होती है? स्टॉप वैल्यू -1। ये स्टॉप दिया हुआ है, स्टॉप -1 दैट इज 5 -1 दैट इज 4। तो भैया ये लिस्ट दी हुई है, ठीक है मैम, ये लिस्ट दी हुई है, ठीक है, लिस्ट यहाँ पे दे दी, ठीक है। अब आ जाओ क्या करेगा? नम हर एक को यहाँ पे ट्रैवर्स करेगा। नम जो है वो हर एक आइटम को यहाँ पे ट्रैवर्स करेगा। कौन भाई? कौन? हमारे नम दादा, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल वेरिएबल हैं। भाई हर एक वैल्यू को जब ये ट्रैवर्स करेगा तो हर ट्रैवर्सल पर जब नम ने इस लिस्ट की पहली वैल्यू को दैट इज 0 को ट्रैवर्स किया तो उस ट्रैवर्सल पर हमारे पाइथन इंटरप्रेटर मतलब हमारे अपने बबलू जी हाँ, इस फॉर की बॉडी के अंदर एंट्री मार जाएंगे और जब इसके अंदर वो एंट्री मारेगा तो वहां पे वो करेगा num इज इक्वल्स टू num प्लस 1। तो क्या हुआ भाई? क्या हुआ? इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं, भाई। चलो भाई, क्या होगा भाई? मैंने अपने प्रीवियस सेशन में शायद मैंने पूछा था कि ड्राई रन क्या होता है और मेरे ख्याल से मुझे उस पर कमेंट मिल गया होगा, लेकिन हो सकता है क्योंकि मैं शायद हमारा सेशन एंड हो गया था और मैं ड्राई रन के बारे में बताना भूल गई थी। ड्राई रन क्या होता है? ड्राई रन मतलब ये होता है कि जैसे पाइथन आइडियली किसी भी पाइथन प्रोग्राम को रन करता है
वो टेक्निकली रन करता है, हम यहाँ पे खुद उसको रन करके देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे द्वारा रन किया गया कोई भी पाइथन प्रोग्राम एक ड्राई रन है, एक सूखा सा रन है। हम एक ह्यूमन बीइंग है और हम कंप्यूटर की जगह एक प्रोग्राम को रन करके दिखाकर देखने वाले हैं, इसलिए हम इसको ड्राई रन कहते हैं। एक्चुअल रन जो होता है किसी भी पाइथन प्रोग्राम का, वो टेक्निकली ही होता है, वो पाइथन आईडीएल या किसी भी पाइथन आईडीई पे होता है। क्लियर? चलो आ जाओ, हम अपना कर रहे हैं ड्राई रन। आइए भाई, नम ले लिया भाई, नम ले लिया। नम क्या करेगा, इन हर एक वैल्यू को ये ट्रैवर्स करेगा। क्या करेगा? हर एक वैल्यू को यहाँ पे ये ट्रैवर्स करेगा। तो भाई जब नम की वैल्यू पहले जीरो हुई, नम की वैल्यू पहले जब जीरो हुई, मतलब कि पहला ट्रैवर्सल, जब पहला ट्रैवर्सल हुआ तो क्या हुआ, पाइथन इंटरप्रेटर हमारे बबलू जी हंसते खेलते उछलते कूदते कहाँ एंट्री कर गए, हमारे पाइथन जी या हमारे पाइथन इंटरप्रेटर जी फॉर की बॉडी के अंदर एंट्री कर गए। और वहां पे उनको क्या मिला, वहां पे उनको मिला है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, वहां पे उनको क्या मिला, वहां पे उनको मिला है क्या, वहां पे उनको मिला है क्या, वहां पे उन्हें मिला है नम इज इक्वल्स टू नम प्लस वन। नम क्या होगा, नम प्लस इज इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। फिर इफ नम इज डबल इज इक्वल्स टू 3, तो नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, नम की वैल्यू अभी कितनी चल रही है, आओ, नम की वैल्यू अभी कितनी चल रही है, नम की वैल्यू अभी 0 चल रही है, क्योंकि नम को इक्वल्स टू 0 हमने कर दिया था। भाई जब पहला ट्रैवर्सल हुआ तो नम की वैल्यू कितनी हो गई, नम की वैल्यू कितनी हो गई, नम की वैल्यू हो गई नम प्लस 1 दैट इज 1, 0 प्लस 1 दैट इज 1। नम की वैल्यू कितनी हो गई भाई, नम की वैल्यू हो चुकी है 1, ठीक है, नम की वैल्यू हो चुकी है 1। अब चेकिंग होगी, इस फॉर के अंदर हमें एक इफ कंडीशन मिला है जहां पे चेकिंग हो रही है कि क्या नम की जो अब वैल्यू है, क्या 1 डबल इज इक्वल्स टू 3 है। अगर ऐसा है तो ब्रेक कर दो, क्या कर दो, ब्रेक कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, पाइथन इंटरप्रेटर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और आ जाएगा इफ कंडीशन के बाहर। और इफ कंडीशन के बाहर आएगा, लेकिन वो इफ कंडीशन के बाहर आया है सिर्फ, फॉर लूप के बाहर नहीं आया। तो फॉर लूप में उसे क्या मिला, एक और प्रिंट स्टेटमेंट। इस प्रिंट स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा आपका नम हैज वैल्यू, नम हैज वैल्यू, और नम के अंदर अभी जो वैल्यू है दैट इज 1, ठीक है, उसको वो प्रिंट कर देगा। क्लियर, क्लियर। चलो भाई ये हो गया ये हो गया। लेकिन अभी फॉर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी लिस्ट में बहुत सारे आइटम बचे हैं ट्रैवर्स करने के लिए। तो ऐसा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, कब तक, कब तक, जब तक कि नम की वैल्यू 3 ना होती है, नम की वैल्यू 3 नहीं होती है। जैसे ही नम की वैल्यू 3 हुई, जैसे ही नम की वैल्यू 3 हुई, मतलब कि 3 इज इक्वल्स टू 3, मतलब ट्रैवर्सल 2 के लिए 2 प्लस 1 होगा, कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए चलो, जैसे ही नम की वैल्यू 3 होगी, 3 इज इक्वल्स टू 3 होगी, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमारा पाइथन इंटरप्रेटर ना ही इसे एग्जीक्यूट करेगा, फॉर के बाहर आ जाएगा। और फॉर के बाहर आने के बाद इसे मिलेगा एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप। सिर्फ 2 वैल्यूज ही ये प्रिंट करा पाया, उसके बाद 3 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। तो फर्दर ना ही इसने 3 के लिए कुछ ट्रैवर्सल किया, ना ही इसने 4 के लिए कुछ ट्रैवर्सल किया, पूरा का पूरा फॉर लूप के बाहर आ गया। और फॉर लूप के बाहर आने के बाद उसे एक प्रिंट स्टेटमेंट मिला जिसको उसने प्रिंट करा दिया, एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप। क्लियर, क्लियर, इज इट क्लियर। चलो भाई अब देख रहे हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को। यहां पे हम ब्रेक स्टेटमेंट को देख चुके हैं कि कैसे ब्रेक अगर कहीं भी आ जाता है एक लूप के अंदर, तो पाइथन इंटरप्रेटर वहीं के वहीं अपने हथियार डाल देता है। जी हाँ, वो कहता है कि भाई ब्रेक आ गया है, अब आपका कंडीशन चाहे कितनी भी बनी रहे, आपकी पर्टिकुलर लिस्ट में कितनी भी वैल्यूज बनी रहे फर्दर ट्रैवर्स करने के लिए, वाइल के अंदर अगर ब्रेक आ जाता है तो वो कहेगा भाई कंडीशन चाहे कितनी देर के लिए भी ट्रू क्यों ना बनी रहे, हमको तो भैया ब्रेक मिल गया है आपके अंदर, बबलू जी कहेंगे, तो हम तो आपसे बाहर जा रहे हैं। तो एक कंडीशन, एक चांस बबलू जी के पास भी होता है कि वो फॉर से बोल सकता है कि भाई मैं नहीं करूंगा अब तुमको और इटरेट, मैं तुम्हारे अंदर स्टेटमेंट्स को अब और एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली बाहर आ जाऊंगा तुम्हारे लूप से। क्लियर। तो बात करेंगे कंटिन्यू की। व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट, जब एक कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है, क्या होता है, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट जब किसी भी लूप के अंदर हमको मिलता है तो क्या होता है भाई, क्या कहानी बनती है, चलिए देखें। The control skips the execution of remaining statements inside the body of the loop for the current iteration and jumps to the beginning. कहां पे जंप करता है, कहां पे जंप करता है, beginning of the loop. कहां,
बिगिनिंग ऑफ द लूप, मतलब कि कोई भी लूप अगर मेरा है, मैंने अगर लिख दिया, या फिर ये देख लीजिए इस एग्जांपल को ही हम कंसिडर कर लें, प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम 0 to 5 एक्सेप्ट, एक कमेंट डल चुका है, हम सब जानते हैं कि कमेंट इज टोटली इग्नोरेबल या इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर कमेंट्स को इग्नोर करता है, उसको एक वैलिड पाइथन इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं कंसिडर करता। चले आइए, तो प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम 0 to 5 एक्सेप्ट 3, ये हमारा कमेंट दिया हुआ है, नम की वैल्यू 0 है, फॉर नम इन रेंज 5। भाई आ जाओ भाई, वही का वही बना हुआ है, कंटिन्यू आएगा, मतलब कि जब नम की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगी, सेम प्रोग्राम है भाई, सेम प्रोग्राम है, बस ब्रेक की जगह यहां पर आपको कंटिन्यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बस ब्रेक की जगह यहां पे आपको कंटिन्यू दिख रहा है। सो फॉर नम इन रेंज 5, नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1, इफ नम इज इक्वल्स टू 3, जब नम की वैल्यू, जब इसके द्वारा बनी हुई लिस्ट की वैल्यूज को, जब इसके द्वारा बनी हुई लिस्ट की वैल्यूज को नम कंट्रोल वेरिएबल ट्रैवर्स करेगा, नम कंट्रोल वेरिएबल जब ट्रैवर्स करेगा तो हर एक वैल्यू पे एक सिनेरियो ऐसा आएगा, जब नम की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3 होगी तो यहां पे उसको कंटिन्यू मिलेगा, और जब कंटिन्यू मिलेगा ना तो हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है ब्रेक में क्या कर रहा था, उसको जैसे ही ब्रेक मिला वो फॉर के बाहर आ गया और स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट किया कर रहा था। लेकिन यहां पर ये सिनेरियो नहीं होगा, जैसे ही उसको कंटिन्यू मिलेगा हमारे पाइथन इंटरप्रेटर को बिना इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, इस स्टेटमेंट को तो वो अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको क्योंकि कंटिन्यू मिल गया, और कंटिन्यू मिल गया है तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करते हुए वापस से फॉर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? वापस से फॉर के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि भैया नम को बोलो आगे कुछ हो तो बता दो। तो क्या हुआ, क्या होगा, नम ने वैल्यू प्रिंट करी, 1 भी की, 2 भी करी, 3 क्यों नहीं करी? क्योंकि 3 इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यू स्टेटमेंट मिल गया था। 4 इसने किया और सबसे आखिर में पूरा का पूरा इटरेशन करने के बाद एंड ऑफ द लूप पे ये आ गया। क्लियर? क्लियर? तो जहां पे एक ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पर्टिकुलर लूप को वहीं के वहीं टर्मिनेट कर देता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट एक लूप में आगे लिखे हुए स्टेटमेंट्स को इग्नोर करके वापस से लूप की बिगिनिंग पर जंप कर जाता है। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। What is an infinite loop? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक इनफाइनाइट लूप क्या होता है? इनफाइनाइट क्या मतलब होता है इनफाइनाइट का? पहले तो वो देख ले। चलो, What is an infinite loop? भाई इनफाइनाइट जिसका कोई अंत ना हो, no end, the one which has no end, या फिर कह लीजिए नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, ऐसा लूप जो कभी खत्म ही ना हो, नेवर एंडिंग, और ऐसा लूप जो कंटिन्यूअसली इटरेट होता ही जाए, उसका कोई भी अंत ना हो, वो आपका एक इनफाइनाइट लूप होता है। गिव वन एग्जाम्पल। और आप किसी वाइल लूप को एज वेल एज फॉर, दोनों में से किसी भी लूप को एक इनफाइनाइट लूप बना सकते हो। कुछ इस तरीके से उसमें कंडीशन दीजिए कि वो कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो। मतलब क्या है इनफाइनाइट का? कि चाहे फॉर की बात करें, इनफाइनाइट की अगर हम बात करें, एक इनफाइनाइट लूप की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एन इनफाइनाइट लूप, तो यहां पे 2 लूप्स की हम बात करने वाले हैं, 2 लूप्स की बात करने वाले हैं। पहला फॉर, दूसरा वाइल। तो ऐसा सिनेरियो कि भाई चाहे फॉर के साथ लिखी हुई कंडीशन हो या वाइल के साथ लिखी हुई कंडीशन हो, दोनों ही लूप्स में जो कंडीशन है, कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू रहे, जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू रहे। कैसी रहे भाई? कैसी रहे? कंडीशन हमेशा ट्रू रहे, कभी भी फॉल्स ना हो। ऐसा जब होगा तो हमारा फॉर हो चाहे वाइल हो, वो लूप आपका एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या होता है एक इनफाइनाइट लूप, और इस पे एक अच्छा सा एग्जांपल भी हम देखने वाले हैं। आइए, द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ अ लूप must ensure that the test condition for the loop eventually becomes false। बल्कि मैं तो आपसे ये कहूंगी कि आप चाहे कोई भी लूप बनाए, चाहे फॉर बनाए चाहे वाइल बनाए, जो भी कंडीशन आप इस लूप के साथ लगाते हो वो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि कुछ समय बाद वो कंडीशन खुद फॉल्स हो जाए। अगर आपने इन दोनों लूप्स के साथ एक ऐसी कंडीशन अगर लगा दी जो कभी भी फॉल्स रिटर्न नहीं करेगी, तो आपका लूप एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। वो कंटिन्यूसली बिना रुके बिना झुके, कहते ना मैं झुकूंगा नहीं, तो भाई बिना रुके बिना झुके एग्जीक्यूट
होता जाएगा, इटरेट होता जाएगा, उसके अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। बबलू जी की तो पार्टी हो गई, लगे हैं एग्जीक्यूट करने में, होता है। तो द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ अ लूप मस्ट इंश्योर दैट द टेस्ट कंडीशन फॉर द लूप इवेंचुअली बिकम्स फॉल्स, अदरवाइज द लूप विल रन इनफाइनाइटली। कैसे रन करेगा? कैसे रन करेगा? जो आपका लूप है वो इनफाइनाइट टाइम्स रन कर जाएगा, मतलब आप गिन ही नहीं पाओगे भाई, गिन ही नहीं पाओगे कि आपका लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो गया, मतलब आपके लूप के अंदर दिए हुए स्टेटमेंट्स कितनी बार पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिए गए हैं। यू योरसेल्फ कैन नॉट काउंट। ठीक, आ जाइए। हेंस द लूप व्हिच डज नॉट एंड, वो लूप जो कभी अंत नहीं है जिसका। The loop that doesn't end is called an infinite loop. चलिए, this leads to a logical error in the program. भाई अगर ऐसा लूप बना दिए हो ना तो आपके प्रोग्राम में एक लॉजिकल एरर आ जाता है जो बोलता है कि भैया जो लूप बनाया है ना, इसमें जो कंडीशन लगाई है वो कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है, और हम आपका पाइथन इंटरप्रेटर को इतना परेशान कर रहे हैं कि वो आपके स्टेटमेंट्स को ही एग्जीक्यूट करने में लगा है, बाकी के सारे काम वो भूल चुका है। तो भाई अपनी पर्टिकुलर प्रोग्राम में, अपने लूप में ऐसी कंडीशन कृपा करके ना लगाएं, क्योंकि अगर लगाएंगे तो हम आपको एक लॉजिकल एरर दे देंगे। हम आपको एक लॉजिकल एरर दे देंगे कि भैया पाइथन इंटरप्रेटर के पास और भी बहुत सारे काम हैं, सिर्फ आप ही के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने का काम नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमें इग्नोर करना चाहिए कि इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए। आ जाओ, num is equals to 20। एग्जाम्पल देख लेते हैं। num is equals to 20 while num is greater than 10, प्रिंट num is equals to num plus 1। तो भाई अब इसको एग्जाम्पल को देखो और मुझे बताओ कि ये पूरे का पूरा जो आपको प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, क्या ये एक इनफाइनाइट लूप बनाएगा या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फॉल्स भी रिटर्न करेगा? चलिए बताइए जल्दी से। चलो भाई इस प्रोग्राम को ढूंढते हैं अच्छे से। आइए, num is equals to 20। मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने बोला था कि बता दो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि क्या ये प्रोग्राम, ये लिखा हुआ छोटा सा 4 लाइन का इंस्ट्रक्शन एक इनफाइनाइट लूप में रिजल्ट करेगा, या फिर एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब इसमें से दी हुई कंडीशन हमारी फॉल्स भी होगी। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को। भाई num की वैल्यू अभी क्या दी हुई है? num की वैल्यू अभी हमें कितनी दी हुई है? भाई num हमको दिया हुआ है अभी 10 या 20। ठीक है, num अभी हमको 20 दिया हुआ है। चलिए मैम, बात हमने मान ली। इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से करते हैं भाई, अपने आप समझ आ जाएगा। num अभी आपको 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब लगाया मैंने एक व्हाइल कंडीशन। ठीक है, कि भाई जब तक num की वैल्यू ग्रेटर देन है 10 से, ऑब्वियसली जो 20 होगा वो ग्रेटर देन तो होता ही है 10 के, होता है कि नहीं होता है? तो कंडीशन ने क्या रिटर्न कर दिया भाई? कंडीशन ने क्या रिटर्न कर दिया? कंडीशन ने रिटर्न कर दिया है ट्रू। क्या रिटर्न किया है कंडीशन ने? कंडीशन ने रिटर्न किया है ट्रू एज द रिजल्ट। तो while के साथ जो कंडीशन लगी हुई है उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। Why? Because 20 is always greater than 10। ठीक है, और while के साथ लगी हुई कंडीशन ने अगर ट्रू रिटर्न किया है तो हमारे पाइथन इंटरप्रेटर, हमारे बबलू जी कूदते कूदते while की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा? while की बॉडी में एंटर करेगा और वहां मिलेगा उसको प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट कराएगा, क्या प्रिंट कराएगा? num की वैल्यू। क्या प्रिंट कराना है? वो प्रिंट कराएगा आपकी num की वैल्यू। तो num की वैल्यू कितनी चल रही है? num की वैल्यू कितनी चल रही है? num की वैल्यू चल रही है आपकी 20। कितनी चल रही है? num की वैल्यू चल रही है 20। ठीक है, num is equals to num plus 1। num की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद num की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? num plus 1, मतलब कि 20 plus 1 दैट इज 21। हो गया, लूप यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन लूप की कंडीशन अभी भी ट्रू बनी हुई है। और लूप कब तक चलता है? जब तक उसके साथ लगी हुई कंडीशन ट्रू रहे। जैसे ही फॉल्स होगा तभी उस लूप के बाहर पाइथन इंटरप्रेटर कूदेगा। तो भाई क्या हुआ? फिर से हमारा पाइथन इंटरप्रेटर ऊपर गया, वापस से लूप के पास। while num is greater than 10, तो भाई जब 20 greater than 10 था तो 21 क्या greater than 10 नहीं होगा? 21 क्या ग्रेटर देन 10 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब 20 ग्रेटर है तो 21 तो 20 से भी बड़ा है, तो 21 इज ग्रेटर देन 10। फिर से उसको कंडीशन ट्रू मिली। अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू ही चल रही है, और क्योंकि फिर से उसको ट्रू मिल गई है तो पाइथन इंटरप्रेटर फिर से अंदर जाएगा, प्रिंट कराएगा num की वैल्यू। तो num की वैल्यू कितनी हो गई है? num की वैल्यू कितनी हो गई है? num की वैल्यू हो गई है 21। प्रिंट कराएगा, नंबर को इंक्रीज करेगा। 21 + 1 कितना हुआ? 22। तो इससे एक चीज समझ रहे हो, ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। क्यों?
क्योंकि 20, 21, 22, 23, 24 चाहे कितनी भी वैल्यूज आप इंक्रीज करोगे, वैल्यूज ये सारी की सारी वैल्यूज हमेशा 10 से ग्रेटर ही रहने वाली हैं। और क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपकी 10 से ग्रेटर रहेंगी तो ये कंडीशन कभी लाइफ में फॉल्स रिटर्न नहीं करेगी। तो ऐसे में आपने बना दिया है एक इनफाइनाइट लूप। ये जो लूप है ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, इसके अंदर लिखे हुआ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैरी ऑन होते जाएंगे। मतलब पाइथन आईडीएलई के अंदर आपको ये मिलता जाएगा 22, 23, 24, 25 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। मतलब पता ही नहीं चलेगा कितना चल रहा है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे भी ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न नहीं करेगी। भाई 20 बड़ा है तो 21 तो और भी बड़ा है, 22 तो 21 से भी बड़ा है, ऐसे चलता जाएगा और प्रिंट होता जाएगा। इनफाइनाइट लूप आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब अगर ये लूप आप क्रिएट करते हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, तो आपको मिलेगा एक लॉजिकल एरर। और उस लॉजिकल एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आप कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चेंज कर देना। इस पूरे लूप को सही करने के लिए, इसको एक नॉन इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए या फिर एक फाइनाइट लूप बनाने के लिए, भाई इनफाइनाइट का रिवर्स क्या हुआ? फाइनाइट। तो भाई फाइनाइट लूप बनाने के लिए सिर्फ num-1 कर दो। जो प्लस लिखा है प्लस को माइनस कर दो। मैं नहीं कह रही कि आप किसमें से किसी का कुछ भी चेंज करो, सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट का num-1 कर दो। तो क्या होगा भाई, नम के अंदर जो अभी हमारी वैल्यू है, फिर से चला के देख लेते हैं पूरा प्रोग्राम। आइए, नम के अंदर जो अभी हमारी वैल्यू है दैट इज 20 वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे चेक होगा 20 क्या ग्रेटर देन 10 है? बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। ट्रू रिटर्न कर दिया। 20 इज ग्रेटर देन 10, 20 हमारा ग्रेटर देन 10 है। पाइथन इंटरप्रेटर अंदर गया, प्रिंट किया उसने, क्या प्रिंट किया उसने? नम की वैल्यू। आउटपुट क्या आएगा? नम की वैल्यू दैट इज 20। नम इज इक्वल्स टू num-1। तो जो 20 थी अब कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। तो कम हो रहा है। और एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि पहले 20 होगी, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11। तो भाई एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी वैल्यू होगी 10 और 10 इज ग्रेटर देन 10। क्या 10 जो होता है वो ग्रेटर देन 10 होता है क्या? क्या ऐसा होता है क्या? बताइए। हाँ जी, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी इस पॉइंट पे फॉल्स। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ये आएगा। 10 भी प्रिंट नहीं होगा, 10 भी आपका प्रिंट नहीं होगा। क्लियर? 20, 19, 18, 17 एक पॉइंट आएगा जब 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10 और आपका पाइथन इंटरप्रेटर इस लूप के बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो आपको अपना पर्टिकुलर प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनाना है। ये चीज आपको क्यों बताई गई? ये चीज आपको इसलिए बताई गई है क्योंकि आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, व्हाइल के साथ चाहे कोई भी कंडीशन लगाएं या फॉर के साथ आप कोई भी सीक्वेंस वेरिएबल के ट्रैवर्जन में कोई भी कंडीशन क्यों ना लगाएं, याद रखिएगा कि वो कंडीशन किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉल्स रिटर्न जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक फाइनाइट लूप बन जाएगा और पाइथन आउटपुट कंसोल पे आपको एक लॉजिकल एरर मिल जाएगा। The above statement will create an infinite loop। ये जो पहले ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करेगा। एज द वैल्यू ऑफ नम इनिशियली इज 20 एंड ईच सब्सिक्वेंट लूप इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ नम बाय 1। यहाँ पे प्लस करते जा रहे हो, नम को डिक्रीज नहीं कर रहे हो। डज मेकिंग द टेस्ट कंडीशन नम ग्रेटर देन 10 ऑलवेज ट्रू। ये चीज ना हमेशा ट्रू रहेगी, ये चीज हमेशा ट्रू रहेगी, कभी फॉल्स होगी ही नहीं अगर यही कोड लिखोगे तो। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनफाइनाइट लूप। ये एक इनफाइनाइट लूप होता है, उसका बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल आप सबके सामने यहाँ पे कोड के फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, आई थिंक 5 to 6 पार्ट्स हैं जो हम यहाँ पे अच्छे से ढूंढने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, इंटायर सेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चनों में से ये एक है। चलिए आइए, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट्स। भाई आपको एक प्रोग्राम दिया है, उसका आउटपुट निकालना है। भाई ए दिया है, ड्राई रन करके देखें, आ जाओ ड्राई रन करते हैं भाई, आओ भाई। क्या दिया है? ए की वैल्यू दी है कितनी? ए की वैल्यू दी है 110। ओके मैम, चलो आ जाओ। वाइल लगा दिया, ए इज ग्रेटर देन 100। क्या ए ग्रेटर देन 100 है? अगर ऐसा है तो प्रिंट कराओ। क्या कराओ? आउटपुट पे प्रिंट कराओ भाई। ठीक है, आउटपुट हमारा ये रहने वाला है। ठीक है, आ जाओ आउटपुट पे प्रिंट कराइए ए, और ए माइनस इज इक्वल्स टू 2। चलो इसको करते हैं पहले,
ठीक है, a माइनस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्या करेंगे हम, आउटपुट पे प्रिंट कराएंगे भाई, आउटपुट यहाँ पे होता जाएगा, यहाँ पे आउटपुट होता जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे इसको अलग से नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल्स टू, a इज इक्वल्स टू कितना होगा, a माइनस 2। यही दिया हुआ है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हमको दिया हुआ है जो कि बताता है a माइनस इक्वल्स टू 2 मतलब a इज इक्वल्स टू a माइनस 2। चलो आप, तो a की वैल्यू जब 110 थी तो पहले क्या हो रहा है, a की वैल्यू पहले 110 मिली है और लग रहा है वाइल लूप। वाइल लूप के साथ आती है एक कंडीशन जो बताता है कि क्या a जो है वो ग्रेटर देन 100 है, क्या 110 ग्रेटर देन 100 है, कंडीशन ट्रू। और क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई तो आउटपुट में क्या है, आउटपुट होगा आपका प्रिंट ए। तो क्या प्रिंट होगा भाई, यहाँ पे आउटपुट लिख लेना चाहिए। चलो क्या होगा प्रिंट, हाँ जी क्या होगा प्रिंट, प्रिंट होगा आपका क्या, प्रिंट होगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 110। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे होशियार हो गए। a की वैल्यू प्रिंट होगी a माइनस इज इक्वल्स टू 2 मतलब a इज इक्वल्स टू a माइनस 2। चलिए a इज इक्वल्स टू मतलब कि a इज इक्वल्स टू 110 माइनस 2 मतलब कि कितना 99, अरे 99 नहीं, कितना 108, यही होगा, यही होगा। 110 में से 2 माइनस कर दो भाई लोग, कितना बचेगा 108, 110 में से 2 हटा दो, 108 ही तो बचेगा भाई। चलो आ जाओ, तो कितना हुआ 110 प्रिंट हो चुका है। अब a की वैल्यू कितनी हो गई है 108, तो अब a की वैल्यू कितनी हो गई, अब a की वैल्यू हो चुकी है 108। ठीक है, क्योंकि यहां से हमारा पाइथन इंटरप्रेटर वाइल के पास वापस जाएगा, और क्योंकि वापस जाएगा फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या 108 ग्रेटर देन है 100 के, कंडीशन ट्रू। तो क्या प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू अभी भी चल रही है, प्रिंट ए प्रिंट होगा मतलब कि 108, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 माइनस 2 मतलब कि 106। कितनी होगी भाई, कितनी होगी 106 इसकी वैल्यू हो जाएगी। चलो आओ, तो अब a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो चुकी है, अब a की वैल्यू हो चुकी है कितनी, a की वैल्यू हो चुकी है 106, और 106 अगर ये हो गया तो 106 क्या ग्रेटर देन है 100 के, क्या 106 ग्रेटर देन है 100 के, बात सही है या गलत है, तो भाई बात तो सही है, बात तो सही है कि जो 106 है वो ग्रेटर देन चल रहा है, वो ग्रेटर देन चल रहा है 100 के, और क्योंकि वो ग्रेटर देन 100 के है तो आउटपुट पे क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ए। सबसे पहला स्टेटमेंट, प्रिंट कराइए ए की वैल्यू, जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट कराइए आप ए की वैल्यू। तो क्या वैल्यू है ए की, 106 वैल्यू है। ठीक है, 106 वैल्यू करेंगे हम पहले प्रिंट, उसके बाद a इज इक्वल्स टू a माइनस 2 करेंगे, मतलब कि 106 माइनस 2 दैट इज इक्विवेलेंट टू 104। क्लियर। तो अब a की वैल्यू फिर से पाइथन इंटरप्रेटर जाएगा ऊपर वाइल के पास, तो a की वैल्यू कितनी है अब 104 है, 104। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 104 लेस देन है 100 के, बात सही है, ग्रेटर देन है 100 के, हाँ जी बात सही है। तो अगर बात सही है, कंडीशन ट्रू है, तो पाइथन इंटरप्रेटर प्रिंट ए करेगा, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 104। ठीक है, और फिर a इज इक्वल्स टू a माइनस 2, क्या होगा 104 माइनस 2, कितना बचा भाई, कितना बचा भाई, कितना बचा है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, मतलब कि 102। a की वैल्यू अब 102 हो चुकी है। आ जाओ फिर से करेंगे, a इज ग्रेटर देन 100, फिर से जाएगा हमारा पाइथन इंटरप्रेटर ऊपर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है लूप में, इतना बताओ। पूरा का पूरा हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर कमेंट सेक्शन में मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको लूप सॉल्व करते वक्त मजा आ रहा है कि नहीं। मतलब 2 स्टेटमेंट्स को मैं कंटिन्यूसली प्रिंट कराने के लिए मैं उसको नंबर ऑफ टाइम्स चला रही हूँ। क्लियर। चलो आ जाओ, 102 क्या भाई ग्रेटर देन है क्या 100 के, हाँ जी मैम 102 ग्रेटर देन है 100 के, किसने कहा कि नहीं है। तो भैया जब ये कंडीशन ट्रू हो ही गई है तो पाइथन इंटरप्रेटर अंदर आएगा, a की वैल्यू प्रिंट कराएगा, a की वैल्यू कितनी है 102। ठीक है मैम, 102 हमने प्रिंट करा ली, और 102 माइनस 2 कर देगा, कितना कर देगा, कितना कर देगा 102 माइनस 2 कर देगा, तो कितना बचा भाई 100। तो अब a की वैल्यू कितनी हो गई 100। मैम ये तो इनफाइनाइट लूप जैसा लग रहा है, पर है नहीं। हाँ, ये इनफाइनाइट लूप है नहीं, क्यों, क्योंकि इस लूप में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आ चुका है जहां पे ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर देगी। क्यों, क्योंकि अब a की वैल्यू हो चुकी है, क्योंकि अब a की वैल्यू हो चुकी है 100। क्या हो चुकी है 100। तो फाइनल चेक लगेगा, एक फाइनल चेक लगेगा कि भैया क्या 100 ग्रेटर देन होता है 100 के ही, क्या 100
100 से बड़ा होता है? नहीं, इक्वल होता है। 100 से बड़ा होता है। कंडीशन बिल्कुल सही समझे भाई, बिल्कुल सही। फॉल्स आ चुका है। और भैया एक बार कंडीशन फॉल्स हो गई वाइल के साथ, एक बार कंडीशन जो वाइल के साथ लगी हुई है अगर वो फॉल्स हो गया तो अल्टीमेटली मेरा पाइथन इंटरप्रेटर बिना इस लूप में घुसे, वो इस लूप में घुसेगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा। पाइथन इंटरप्रेटर बाहर आ चुका है, इन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा चुका है। तो ये हमारा आउटपुट है। क्लियर? क्लियर? तो जब कंडीशन ही फॉल्स हो गई, कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो भाई आगे कुछ एग्जीक्यूट करने का तात्पर्य ही नहीं बनता है। ये फॉल्स हो गई तो ना ही ये बनेगा, ना ही ये बनेगा, ना ही प्रिंट होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में पाइथन इंटरप्रेटर एंट्री ही नहीं कर पाएगा। सो हमारे पास आउटपुट क्या आया है? 110, 108, 642। ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, देख लीजिए। The values of a is decreased by 2 on each iteration of the loop, and when it reaches 100, the condition a is greater than 100 becomes false, and the loop terminates. Output देख लो भैया आ रहा है 110, 108, 642 जो हमने निकाला। क्लियर? चलो आगे बढ़े। बताइए क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये कोड आपको समझ ना आया हो, इसको हमने कैसे निकाला है। चलिए आइए देखिए, हर एक कोड का डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको सामने एक कोड लिखा हुआ है, मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन आपको अभी बता देती हूँ। हमारे पास बना हुआ है, मैं अभी एक की प्रेस करूंगी और आपके सामने सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन मैं क्यों पर्सनली आपके साथ यहाँ पे ड्राई रन करती हूँ? क्यों? ताकि आप समझें कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो ये चलता है, जिस तरीके से ये काम करता है, उस तरीके का चीज आपको पता होना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनेशन में अगर आपसे कभी भी आउटपुट पूछ लिया जाए, ऐसे कोड आपको दिए रहेंगे और उसका आउटपुट अगर आपको निकालना होगा, फॉर लूप कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, अगर ये निकालना आपको नहीं आता तो एग्जामिनेशन में हो सकती है गड़बड़ी। ठीक है, चलिए आइए। अब दिया हुआ है मेरे पास कोड, फॉर लूप दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है। भाई ऐसा रेंज फंक्शन अभी तक मैंने जितना भी रेंज पढ़ाया है, जितना भी रेंज फंक्शन जहां जहां भी आया, ऐसा बहुत कम हुआ कि रेंज के साथ उसकी तीनों वैल्यूज दी हुई हो। या तो कभी स्टॉप दिया होता था सिर्फ, नहीं तो कभी स्टार्ट और स्टॉप। स्टेप तो बहुत ही कम आया, लेकिन ये एक ऐसा लौता मुझे एक एग्जाम्पल मिला है जहां पे एक ऐसा लौता क्वेश्चन मिला है जहां पे मुझे रेंज के अंदर तीनों वैल्यूज गिवन है। तो मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में भी। चलिए देखें, आ जाओ। भाई रेंज बना रहे हैं, रेंज फंक्शन है। रेंज फंक्शन क्या बोल रहा है? भाई आइए आ जाओ, ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन करते हैं भाई लोग। चलो आओ, चलो आओ। आई दिया हुआ है, हाँ जी मैम आई दिया हुआ है। रेंज फंक्शन दिया हुआ है, स्टार्टिंग वैल्यू जल्दी जल्दी लिस्ट बना लो डायरेक्टली, जल्दी जल्दी लिस्ट बना लो। भैया 20 से शुरू होगी तो 20 से शुरू कर दी, कहाँ तक जाएगी? 30 तक जाएगी। और जितने भी इंटीजर्स आएंगे उन सबके बीच में 2-2 का डिफरेंस होगा। समझ गया है? समझ गए? आ जाओ। 20, 20 + 2, 22, 22 + 2, 24, 24 + 2, 26, 26 + 2, 28। और भैया 30 आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जाएगा आपका स्टॉप माइनस स्टेप। कहाँ तक? स्टॉप माइनस स्टेप। तो भैया स्टॉप क्या दिया हुआ है? स्टॉप क्या दिया हुआ है? 30। 30 माइनस स्टेप क्या दिया हुआ है? 2। तो कहाँ तक जाएगा? 28 तक। तो बन गई लिस्ट। क्लियर? ये लिस्ट मेरे सामने बनकर तैयार हो चुकी है। अब भैया फॉर लूप है, फॉर लूप का जो कंट्रोल वेरिएबल है दैट इज आई। हमारे आई भाई साहब, हमारे आई भाई साहब देखिए, हमारे आई भाई साहब क्या करेंगे? हमारे ये जो आई भाई साहब हैं, ये हर एक एलिमेंट को, इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हर एक एलिमेंट को ये ट्रैवर्स करेंगे भाई। तो भैया पहला एलिमेंट हमने ट्रैवर्स किया, पहला एलिमेंट हमने ट्रैवर्स किया। तो जब पहला एलिमेंट हमने ट्रैवर्स किया तो बबलू जी हमारे बिल्कुल फुर्ती से फॉर की बॉडी के अंदर घुस गए। जैसे ही आई ने पहले एलिमेंट को ट्रैवर्स किया, हमारे बबलू जी फॉर की बॉडी के अंदर छलांग लगा दिए। और छलांग लगाने के बाद इन्हें मिला है सिर्फ एक स्टेटमेंट दैट इज प्रिंट आई। आई की वैल्यू अभी इनिशियली कितनी है? 20। आई एक रेंज के अंदर, एक लिस्ट के अंदर, एक किसी भी सीक्वेंस वेरिएबल के अंदर जिस भी वैल्यू को पॉइंट करता है, जिस भी वैल्यू को ट्रैवर्स करता है, वो आई की वैल्यू बन जाती है। क्यों? क्योंकि आई जो इस पर्टिकुलर वैल्यू को देख रहा है ना, 20 को ट्रैवर्स कर रहा है, तो एक्चुअल में वो इस 20 को ट्रैवर्स नहीं कर रहा, वो ना इसकी पोजीशन को ट्रैवर्स कर रहा है, दैट इज 0 पोजीशन। और आई की वैल्यू अभी यहां पर 20 है। तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा आपका 20। क्या होगा? प्रिंट होगा आपका 20। ठीक है, फिर गए ऊपर भाई, फिर गए यहाँ पे ऊपर, क्योंकि अभी भी इस लिस्ट में बहुत सी वैल्यूज बची हुई हैं। तो भैया आई ने पहले इसको किया, फिर इसको किया, तो क्या प्रिंट हुआ? 22। फिर इसको किया तो क्या प्रिंट हुआ?
24, फिर इसको किया तो क्या प्रिंट हुआ 26, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट क्या प्रिंट हुआ भाई 28। ये आपका आउटपुट है, देखिए जरा इसको ध्यान से, यही है आपका आउटपुट, मेरे ख्याल से तो यही आपका आउटपुट है, देख लें 20, 22, 24, 26, 28। ठीक है, आ जाओ आ जाओ 20, 22, 24, 26, 28, बाकी सब कहानी है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, अब लिखी है कहानी तो पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाओ। The range start stop step function will create a list। देखो यही तरीके से दिया हुआ है, इनके सीक्वेंस को आप तितर बिदर नहीं कर सकते, जैसे कि नॉर्मल पाइथन इंटरप्रेटर के एग्जीक्यूशन फ्लो को आप तितर बिदर करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की हेल्प से, उसको आप कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन रेंज फंक्शन के अंदर जिस तरीके से ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसी तरीके से ये ट्रीट होते हैं। स्टार्ट के बाद स्टॉप आएगा, स्टॉप के बाद ही स्टेप आएगा बंधु, ऐसा नहीं कर सकते कि पहले स्टेप दे दिया फिर स्टॉप दिया फिर स्टार्ट दिया, नहीं, इनका सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता है। चलो, द रेंज फंक्शन विल क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट वैल्यू टू स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूडिंग द स्टॉप वैल्यू विद द डिफरेंस ऑफ द स्टेप वैल्यू, वही बात है, मतलब स्टॉप माइनस स्टेप, यही तो दिया है, एक्सक्लूडिंग द स्टॉप वैल्यू विद द डिफरेंस ऑफ द स्टेप वैल्यू, डिफरेंस ही तो है भाई, क्या है ये, डिफरेंस है, ओके। The list thus created will be 20, 22, 24, 26, 28, जो कि एक नॉर्मल एक अलग अलग लाइन में वैल्यूज की तरह प्रिंट आपको दिख गई है, प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे आउटपुट कंसोल पे आपको विजिबल है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, अनदर अमेजिंग पार्ट। कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया, भाई एक वेरिएबल दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल दिया हुआ है कंट्री नाम का, जो कि इंडिया नाम की वैल्यू को इंडिया नाम की वैल्यू को स्टोर करे हुए है। किसको स्टोर करे हुए है, जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल को, एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करे हुए है, दैट इज इंडिया फॉर आई इन कंट्री। मतलब भाई स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस वेरिएबल है, स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस वेरिएबल है, क्या दिया हुआ है इंडिया, क्या दिया हुआ है इंडिया, क्या करेगा आई, क्या करेगा, स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस वेरिएबल है, कंट्री नाम के वेरिएबल में इंडिया वैल्यू स्टोर्ड है, तो आई इसके हर एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स करेगा और प्रिंट कराएगा, मतलब कि आई पहले इसे ट्रैवर्स करेगा, फिर इसे ट्रैवर्स करेगा, फिर इसे ट्रैवर्स करेगा, फिर इसे ट्रैवर्स करेगा और फिर लास्ट इसे ट्रैवर्स करेगा। आउटपुट में क्या प्रिंट होना है, प्रिंट होना है सिर्फ आई की वैल्यू, तो आउटपुट क्या होगा बंधु, क्या होगा आउटपुट, आउटपुट होगा आपका कुछ इस तरीके का, क्या आउटपुट होगा भाई, आई एन डी आई ए, क्या होगा आई एन डी आई ए। देख लो अगर मैं गलत बोल रही हूं तो बता दो भाई। कंट्री नाम का हमारा एक वेरिएबल था जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर रहा था, और स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, और फॉर के साथ जो कंट्रोल वेरिएबल है वो इस स्ट्रिंग वैल्यू के हर एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स करेगा, उसको प्रिंट कराएगा, तो आउटपुट देख लो भाई, आई एन डी आई ए। क्लियर, केवल और केवल रेंज पे काम करेगा फॉर फंक्शन नहीं, फॉर लूप नहीं। हम ये बात जरूर मानते हैं कि अभी तक हमने मैक्सिमम जितने भी एग्जाम्पल्स किए उन सारे एग्जाम्पल्स में मैक्सिमम हमने रेंज फंक्शन का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस होता है जिसमें होते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स, और हमारा फॉर के साथ जो कंट्रोल वेरिएबल होता है वो उस स्ट्रिंग वैल्यू के हर एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स करता है। क्लियर, चलिए आइए बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। भाई दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है आई जिसको हमने दिया हुआ है इनिशियल वैल्यू 0, और सम दिया हुआ है जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। तो भैया ये प्रोग्राम तो हाई डिमांड कर रहा है ड्राई रन की। चलिए आइए भाई इसका ड्राई रन करते हैं, भाई इसका ड्राई रन कर लेते हैं भाई। आ जाओ मजा आ रहा है प्रोग्राम करने में। मैं सही बात बताऊं, पर्सनली मुझे बहुत मजा आता है प्रोग्राम करने में। थ्योरेटिकल जितनी भी चीज़ें मैं थ्योरी आपको पढ़ाती हूँ बहुत अच्छी बात है भाई, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, लेकिन थ्योरी पढ़ाने के बाद उसका एग्जाम्पल लगाने में जितना मज़ा आता है ना, तो क्लास का माहौल ही कुछ बनता है। प्रोग्रामिंग करने में इतना मज़ा आता है, प्रोग्राम बनाने में, ऑलरेडी बने बनाए प्रोग्राम का आउटपुट निकालने में, उसका ड्राई रन करने में, भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको भी ये चीज़ अच्छी लग रही है तो बताना मत भूलिए कॉमेंट सेक्शन में, और अगर कॉमेंट सेक्शन तक जा ही चुके हो ना तो लाइक भी करते जाइए इस वीडियो को, शेयर भी करो इस वीडियो को, क्योंकि शेयर जितना करोगे उतना ज़्यादा
आपको इस वीडियो का लाभ होगा और दूसरे बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने तक रखकर क्या करोगे, जेलसी वाली फीलिंग भूल जाओ। और भाई सब्सक्राइब कीजिए मैंगन ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को। इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड के बाद मैंगन ब्रेन्स पे जाइएगा और ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना मत भूलना। चलिए आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। आई की वैल्यू दी हुई है भाई, ठीक है मैम, एक मुझे दिया हुआ है आई, एक मुझे दिया हुआ है सम, और एक दी हुई है कंडीशन। क्या दी हुई है कि आई की वैल्यू हमेशा छोटी होना चाहिए 9 से। भाई वाइल के साथ एक कंडीशन दी है, क्या दी है कि भाई आई की वैल्यू जो होगी ना वो जब तक 9 से छोटी होगी तब तक तो ये चलेगा, और जैसे ही आई की वैल्यू 9 से बड़ी हो जाएगी तो लूप हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है मैम, देखते हैं। आई की वैल्यू 0, सम की वैल्यू 0, वाइल आई इज लेस देन 9, तो क्या भाई ये बताओ, इफ लगेगा क्या, इफ लगेगा I mod 4 डबल इज इक्वल्स टू 0, ठीक, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, या फिर इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, रुकिए अच्छे से बनाते हैं इसको। आई की वैल्यू दी है, ठीक है, सम दिया हुआ है, एक कंडीशन दी हुई है हमें, क्या क्या कंडीशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि आई जो है वो लेस देन 9 होना चाहिए। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, तो होगा आपका, फिर एक चेक होगा, फिर एक चेक होगा, इफ, क्या चेक होगा, इफ आई मॉड 4 डबल इज इक्वल्स टू 0, अगर ये भी सही है, अगर ये भी सही है तो क्या होगा, अगर ये भी सही है तो क्या होगा, तो होगा आपका क्या, तो होगा आपका सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा होगा भी तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होगा तब भी अल्टीमेटली आपको i इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 तो करना ही करना है, क्योंकि ये इफ कंडीशन है, ये वाइल नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, नहीं, एल्स नहीं लगा हुआ है। ये अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है, सिंगल इफ है, नहीं भी होगा तो वाइल के अंदर जो लिखा हुआ है वो तो होगा ही होगा। आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में हम प्रिंट कराएंगे, क्या कराएंगे, आउटपुट में ना हम प्रिंट कराएंगे किसको, सम को। चलो भाई देख लें इस प्रोग्राम को, बहुत मस्त होने वाला है ये प्रोग्राम। आइए यहां पे मैं आउटपुट बना रही हूं, ठीक है, प्रिंट सम पे, प्रिंट सम पे ये जो लिखा हुआ है इसका मैं आउटपुट बना रही हूं, ठीक है। आइए चलो आ जाओ, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आउटपुट के अंदर। आ जाओ भाई देख लें, आओ। पहले आई की वैल्यू कितनी है, पहले आई की वैल्यू है आपकी, ओके आइए कोशिश किया करिए कि आप ऐसे बना लो जिससे कि आपकी ना चीजें आपस में जंबल अप नहीं होंगी, चीजें आपस में जंबल अप नहीं होंगी और चीजें अच्छे से आप यहाँ पे ड्राई रन कर पाओगे, ठीक है। आ जाओ भाई करते हैं, चलो। आई की वैल्यू पहले कितनी दी हुई है, आई की वैल्यू हमको पहले दी हुई है 0, सम की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, ठीक है। वाइल आई इज लेस देन 9, वाइल के साथ कंडीशन लगी है कि आई की वैल्यू 9 से छोटी है क्या, हाँ जी, 0 जो है क्या वो 9 से छोटा है, क्या वो 9 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन क्या हुई, कंडीशन क्या हुई, कंडीशन हुई है आपकी ट्रू। और जब कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो क्या होगा, जब कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तभी आप इसकी बॉडी में घुसोगे, तभी आप वाइल की बॉडी में घुसोगे और वहां पे मिलेगा आपको एक इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के अंदर चेक होगा क्या कि 0 mod 4 क्या डबल इज इक्वल्स टू 0 है, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, बताओ भाई, क्या ये बात भी सही है, हाँ जी। 0 mod 4 इज इक्वल्स टू 0, भैया 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग रिटर्न 0, आप 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो वो 0 ही रिटर्न करेगा, तो क्या होगा, कंडीशन हुई ट्रू, कंडीशन क्या हुई, कंडीशन हुई ट्रू। और अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होगी तभी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, मतलब कि एस की वैल्यू हो जाएगी 0 + 1, दैट इज 1, 1 हो गया। और फिर लूप से बाहर आया, फिर इस इफ कंडीशन से बाहर आया हमारा पाइथन इंटरप्रेटर और i इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 किया, मतलब कि i की वैल्यू जो 0 थी अब कितनी होगी, अब i की वैल्यू हो जाएगी 0 + 2, दैट इज 2।
क्लियर। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, लेकिन हमारा वाइल के साथ जो कंडीशन है वो अभी भी ट्रू बनी हुई है, वो अभी भी ट्रू बनी हुई है। इसलिए आई की वैल्यू 2 से बढ़ने के बाद वापस से पाइथन इंटरप्रेटर जाएगा वाइल के पास। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई भाई, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2, सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, ठीक। आई की वैल्यू हो चुकी है 2, सम की वैल्यू हो चुकी है 1। तो अब बताओ मुझे, अगर मैंने यहां पे ये लिख दिया, अब अगर मैंने यहां पे ये लिख दिया कि 2 जो है वो ग्रेटर देन 9 है, लेस देन 9 है, तो ये बात सही है या गलत है, बताओ मुझे जल्दी से। चलो भाई, हाँ जी, तो 2 लेस देन 9 है, बिल्कुल मैम 2 लेस देन 9 है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। 2 अगर लेस देन 9 है तो ये भैया ट्रू रिटर्न करेगा। अब 2 mod 4 होगा, मतलब i mod 4, i mod 4 मतलब 2, i की वैल्यू जो अभी 2 है, 2 mod 4 अगर आप करते हो तो क्या वो 0 के इक्वल है, क्या वो 0 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या नहीं है भाई, भैया 4 mod 2 जरूर 0 के इक्वल होगा, लेकिन 2 mod 4 0 के इक्वल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 2 mod 4 0 के इक्वल नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, और क्योंकि इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया है तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई नहीं होगा, आई की वैल्यू 2 से बढ़ जाएगी। आई इज इक्वल्स टू 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना 4। तो अब आई की वैल्यू कितनी आई है, अब आई की वैल्यू है आपकी 4, कितनी आई है 4। तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई 4। अभी तक हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया है हम, क्योंकि अभी लूप में ही चल रहे हैं, अभी हम इस वाइल लूप के अंदर ही भ्रमण कर रहे हैं। चलिए आइए आइए जल्दी जल्दी करते हैं इस चीज को, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब आई की वैल्यू हो गई है आपकी, अब आई की वैल्यू आपकी हो चुकी है 4, ठीक है। आई की वैल्यू लिख दो भैया 4, 4 आई की वैल्यू हो गई। सम की वैल्यू 1 थी, सम की वैल्यू वहां पे इंक्रीज हुई नहीं हुई, सम की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई तो सम की वैल्यू अभी भी 1 चल रही है, ठीक है। आ जाओ, अब करेंगे 4 इज लेस देन, क्या करेंगे हम करेंगे, क्या 4 लेस देन 9 है, क्या ये बात सही है? हाँ जी मैम ये बात सही है। तो अगर ये बात सही है तो हो गया ट्रू, और क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसके अंदर आएगा 4 mod 4 डबल इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ने रिटर्न कर दिया ट्रू। हाँ जी 4 mod 4 करोगे तो वो 0 के इक्वल है, बिकॉज 4 mod 4 रिटर्न करेगा रिमाइंडर, और 4 डिवाइडेड 4 बाय 4 आपको हमेशा 0 रिमाइंडर देगा। चलिए तो क्या होगा ट्रू। अब ये ट्रू हुआ है तो क्या होगा, अब ये ट्रू हुआ है तो क्या होगा, अगर ये चीज ट्रू होती है तो ये चीज होगी, मतलब कि i mod 4 अगर 0 के इक्वल होता है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि सम इज इक्वल्स टू, सम इज इक्वल्स टू, सम की वैल्यू कितनी थी, सम की वैल्यू कितनी है 1 चल रही है, तो 1 प्लस सम प्लस आई, आई की वैल्यू कितनी है 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। सम की वैल्यू कितनी हो गई, तो अब सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब सम की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। सम की वैल्यू हो चुकी है 5, आई इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, सो 4 प्लस 2 दैट इज 6, कितना 6। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है 6, फिर से चेक होगा 6 इज लेस देन 9, क्या 6 लेस देन 9 है, कंडीशन कंडीशन ट्रू, कंडीशन यहां पर ट्रू हो चुकी है। आई की वैल्यू कितनी है 6, तो मतलब 6 mod 4 क्या इक्वल्स टू 0 है, क्या 6 को आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आता है, नहीं 4 6 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 1 4 रिमाइंडर आया 2, जी हाँ। तो भैया रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 2, तो ये कंडीशन हो चुकी है फॉल्स। और भैया फॉल्स की केस में क्या होता है, फॉल्स के केस में क्या होता है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई नहीं होगा, और आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी, मतलब 6 + 2 दैट इज 8। क्लियर क्लियर। तो अब आई की वैल्यू कितनी है, अब आई की वैल्यू है 8, सम की वैल्यू कुछ नहीं आई तो सम की वैल्यू अभी भी 5 ही रहेगी, और 5 रहेगी तो क्या होगा, अब चेकिंग होगी फिर से, क्या 8 लेस देन 9 है, हाँ जी बात सही है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो इफ कंडीशन चेक होगा, क्या होगा कि भाई 8 mod 4 इक्वल टू 0 है, 4 2 8, रिमाइंडर 0, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या रिटर्न किया भाई, क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। और ट्रू अगर ये रिटर्न करता है, इफ कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करता है तो उसके अंदर लिखी हुई कंडीशन जरूर जरूर एंड जरूर एग्जीक्यूट होती है। इसने ट्रू रिटर्न किया, मतलब इसने अगर ट्रू रिटर्न किया है मतलब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, मतलब कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि सम हो जाएगा आपका कितना, सम की वैल्यू कितनी चल रही है 5, 5 प्लस आई मतलब 5 प्लस, सम की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 8 है, तो कितना होगा 8 + 5 मतलब कितना भाई, कितना होगा 8 + 5 मतलब कि 13, कितनी हो गई, सम की वैल्यू हो गई है 13, और आई की वैल्यू कितनी हो गई है
8 प्लस 2 दैट इज 10 हो गया। चलो आओ, 8 प्लस 2 मतलब कि 10, 8 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब आई की वैल्यू कितनी हुई? अब आई की वैल्यू हो गई है 10। सम की वैल्यू कितनी हो गई है? सम की वैल्यू कितनी हो गई है? सम की वैल्यू हो गई है 13। ठीक है, अब फिर से कंडीशन चेक होगी, अब फिर से कंडीशन चेक होगी जो बोलेगा कि क्या 10 लेस देन 9 है। अब यहां पे जो आपकी वाइल के साथ लगी हुई कंडीशन है ये फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई। और क्योंकि ये फॉल्स हो गई है, अभी तक ये पूरा ट्रू चल रहा था, और क्योंकि ये कंडीशन आपकी अभी तक ट्रू थी, ये कंडीशन आपकी अभी तक ट्रू थी, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू थी, इसलिए ये सारा का सारा काम हो रहा था। लेकिन क्योंकि यही कंडीशन अब फॉल्स हो गई है तो ये कोई भी काम नहीं होगा, ये कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि वाइल के साथ लगी हुई कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो पाइथन इंटरप्रेटर सीधा सीधा वाइल के बाहर आ जाएगा। कहां आएगा? वो सीधा सीधा वाइल लूप के बाहर आ जाएगा, और वाइल लूप के बाहर आने पर उसे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट मिला है जहां पे प्रिंट करानी है सम की वैल्यू। तो फाइनल सम की वैल्यू कितनी है भाई? फाइनल सम की वैल्यू कितनी है? कितनी है सम की वैल्यू? फाइनल सम की वैल्यू मिली है हमें 13। तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? आउटपुट हमें आपका क्या प्रिंट होगा? आउटपुट आएगा आपका 13। यही आउटपुट होगा। फाइनल सम की वैल्यू जो होगी वो यहां पे प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? 13 आई है, 13 यहां पर प्रिंट हो जाएगा। देखें क्या? आइए इस पूरे ड्राई रन को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि ये ड्राई रन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आउटपुट पूछा जा सकता है, और आपको ऐसे ही करके ये आउटपुट निकालना पड़ेगा। इसके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलिए, 13 है, 12 क्यों होगा? मतलब कहीं हमसे मिस्टेक हुई है, हमसे कहीं पर मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है? चलिए देखें। 0 0 0 इज लेस देन 9, 0 प्लस 1 1। ठीक है, 1 हुआ, फिर कितना हुआ? s प्लस आई। ठीक है, फिर i इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 दैट इज 4 हुआ। ठीक है, ओके। तो गलती कहीं अपन से हुई है, इज इक्वल्स टू 4। ओके, 4 हुआ है, 4, और सम की वैल्यू अभी भी 1 चल रही है। ठीक है, 0 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 ही तो होगा, प्लस 2 है ना। कितना हुआ? 5, 4 प्लस 2 6, 6 and 5 8। ठीक है, 8 प्लस 5 कितना होता है? 13। सही तो है, इक्वल्स टू 10, 13। ये वैल्यू सही है, ये आंसर करेक्ट है। दिस आंसर इज करेक्ट, दिस आंसर इज करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज 13। ओके, क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका 13 है। द लास्ट स्टेटमेंट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सम। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 13 है, 12 नहीं है। आते हैं पार्ट 5 पे। भैया जल्दी जल्दी देख लीजिए। फॉर एक्स इन रेंज, अब इसको मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। रेंज चल रहा है आपका कैसे, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है। प्रोग्रामिंग है भाई, एक्सटेंड तो होगा, चलिए कोई बात नहीं। रेंज स्टार्ट होगा 1 से, चलेगा कहाँ तक? 2 and 3 तक चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? देख लो, स्टेप हमको दिया हुआ नहीं है, स्टार्ट वैल्यू हमको दी है 1 से स्टार्ट होगा, हमने कर दिया। स्टेप नहीं दिया है तो मतलब 1 1 का डिफरेंस होगा, और 4 तक जाएगा मतलब 4 - 1 दैट इज 3। ठीक है, आ जाओ भाई। नेस्टेड लूप पे ये एग्जाम्पल आ चुका है, बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है। इसको हम क्वेश्चन है, नॉट द एग्जाम्पल, हम इसको देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग पे बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए, इसलिए हैबिट हो गई है। चलिए, 2 लूप्स हैं, नेस्टेड लूप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल गया है। फॉर एक्स इज रेंज, इतना मतलब एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है वाई। क्या दिया हुआ है? एक्स भी दिया हुआ है और वाई भी दिया हुआ है। चलो आ जाओ। एक्स किसको करेगा? एक्स करेगा किसको? 1 2 3, 1 2 3 को। और y किसको करेगा? रेंज 2,5, मतलब कि 2,3,4। ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक है, आ जाओ। तो पहले x ने किसको ट्रैवर्स किया? पहले x ने ट्रैवर्स किया है पहली वैल्यू को, 1 को। जैसे ही x ने 1 को ट्रैवर्स किया, पाइथन इंटरप्रेटर इस लूप की बॉडी के अंदर घुसा, वहां पे उसको दूसरा लूप मिला है फॉर y। तो y ट्रैवर्स करेगा इस वैल्यू को। y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है। अब होगा इफ x मल्टीप्लाइड बाय y, मतलब कि क्या होगा? अगर ये हो रहा है और ये हो रहा है तो क्या होगा? तो होगा आपका इफ x मल्टीप्लाइड बाय y। कितना होगा x मल्टीप्लाइड बाय y? मतलब कि x मल्टीप्लाइड बाय y ग्रेटर देन 10। अगर ऐसा है तो क्या हो? अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो क्या हो? ब्रेक हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, इसको ना इस तरीके से लिखते हैं, आ जाओ, इसको इस तरीके से लिखते हैं, x लिख लेते हैं और y लिख लेते हैं। आओ, यहां पे दिया हुआ है y, ठीक है, क्या करेगा 2 3 4। आओ, अगर ये दोनों चीजें ट्रू रिटर्न कर रही हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो होगा आपका इफ, क्या होगा इफ क्या होगा इफ x ग्रेटर देन 10। नहीं, ऐसे नहीं होगा ये, इसको ना एक अच्छे से तरीके से लिखते हैं। अगर ये भी सही है तो होगा आपका इफ x मल्टीप्लाइड बाय y ग्रेटर देन 10। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो होगा ब्रेक, और अगर नहीं किया और अगर फॉल्स रिटर्न किया, अगर ट्रू रिटर्न किया तो ब्रेक होगा, ठीक है, नहीं किया तो x इंटू वाई होगा। अगर ट्रू रिटर्न किया तो ब्रेक होगा और नहीं किया तो x इंटू वाई होगा, ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू। चलो आ जाओ, ये दिया हुआ है हमें, आ जाओ भाई, x करेगा पहले वाली वैल्यू को, x ने किया 1 को, और जैसे ही x ने 1 को किया तो y ने किया है सबसे पहले 2 को, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2, y ने क्या कर दिया है 2 वैल्यू को यहाँ पे ट्रैवर्स किया। जब ये ट्रू हुआ, मतलब y एक आइटम को यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहा है, तो इस y के इस पर्टिकुलर फॉर के लूप के अंदर या इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर पाइथन इंटरप्रेटर एंट्री मार जाएगा, और जब एंट्री मारेगा तो यहाँ पे मिलेगा उसको एक इफ स्टेटमेंट मिलेगा, जहां पे वो चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू अभी कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या 2 इंटू 1 ग्रेटर देन है 10 के, ऑफकोर्स 2 इंटू 1 क्या ग्रेटर देन है 10 के, देखो 2 इंटू 1 क्या ग्रेटर देन है 10 के, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, और क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, इसने रिटर्न किया फॉल्स, तो क्या होगा, प्रिंट होगा, आउटपुट पे आइए भाई, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो क्या प्रिंट होगा, x इंटू वाई, मतलब x इंटू वाई 2 इंटू 2 प्रिंट हो गया। आओ वापस से आइए, अभी कहां पे करेंगे हम काम करेंगे फॉर के अंदर ही, कहां तक, फॉर के अंदर ही काम करेंगे, दूसरे वाले फॉर के अंदर काम करेंगे। y इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू अभी भी 1 है, ध्यान से देखो इस चीज को, x की वैल्यू अभी भी 1 चल रही है, ठीक है, आओ, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू अभी भी 1 चल रही है, ठीक है मैम, आ जाओ, ओके, ठीक, क्या होगा, x की वैल्यू अभी भी 1 है तो कितनी होगी 1 इंटू y की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, y की वैल्यू क्या हुई 3, 1 इंटू 3 क्या ग्रेटर देन 10 है, कंडीशन फॉल्स, तो क्या प्रिंट होगा, दूसरी इटरेशन में क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा आपका क्या प्रिंट, आपको कहीं वो मिला नहीं, क्या प्रिंट होगा x इंटू वाई, दैट इज 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्रिंट होगा। चलिए आइए, ठीक है मैम, आ जाते हैं क्योंकि इस लूप के बाहर उसको कहीं पर भी आपका नेक्स्ट लाइन नहीं मिला, ठीक है, आइए 2 3 4, अब होगा क्या, अब आओ y की वैल्यू, मतलब जब तक फॉर लूप, ये इनर फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक इस फॉर के साथ लगी हुई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ये इनर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 4 होगा, मतलब कि x अभी भी 1 है, y की वैल्यू हो चुकी है 4, तो क्या 4 ग्रेटर देन 10 है, कंडीशन फॉल्स, मतलब x इंटू वाई, मतलब 4 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। अब फिर से पाइथन इंटरप्रेटर्स के पास जाएगा, पूछेगा भैया y को कहो, तो y कह देगा कि अब लिस्ट में आइटम्स नहीं रह गए, ठीक है, तो वापस से पाइथन इंटरप्रेटर अब आउटर वाले लूप पे जाएगा और x को ट्रैवर्स कराएगा, किसके लिए, 2 के लिए, और जब x ने 2 के लिए ट्रैवर्स किया तो फिर से पाइथन इंटरप्रेटर आउटर लूप की बॉडी के अंदर आएगा और यहाँ पे उसको फिर से फॉर y मिलेगा, एक और लूप मिलेगा, और वहां पे अब ये ट्रैवर्स करेगा, किसके लिए भाई, x की वैल्यू जब 2 है, समझना, देखो x की वैल्यू जब 1 थी तो इसमें मैंने ब्लू एरो यूज किया था, तो x 1 के लिए ये 3 ट्राइवर्जल y ने किए, ठीक, x की वैल्यू जब 2 है, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का एरो यूज किया है, तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होगी,
समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे सेम कलर का एरो यूज किया है कि मतलब x जब 1 था तो उसने y को 3 बार ट्रैवर्स कराया, x जब 2 है तब भी वो y को 3 बार ट्रैवर्स कराएगा। आइए आइए यही चेक करते हैं, आ जाओ। ठीक, आओ भाई जल्दी जल्दी करते हैं इसको। भाई x जब आपका 2 है, y आपका कितना है 1 है, कितना y आपका 2 है, मतलब कि x 2 है y भी आपका 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, क्या ग्रेटर देन 10 होता है? कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो भैया कहाँ आ जाओ, कहाँ आ जाओ, 2 आपका 2 इंटू 2 4 ग्रेटर देन 10 है, कंडीशन फॉल्स, मतलब कि क्या होगा x इंटू वाई दैट इज 4, 4 प्रिंट हो गया। अब जब x की वैल्यू 2 अभी भी है, फिर y होगा आपका, x की वैल्यू अभी भी आपका 2 ही है, तब y होगा आपका 3। तो जब 3 होगा मतलब कि x की वैल्यू भी 2 चल रही है, y आपका 3 हो जाएगा। x 2 है, y आपका 3 हो गया, कितना हुआ 3 2 ज़ा 6, 6 क्या ग्रेटर देन 10 होता है? कंडीशन फॉल्स, मतलब x इंटू वाई, कितना 3 2 ज़ा 6। ठीक है, आओ अब आओ, x की वैल्यू y की वैल्यू अब 4 हो चुकी है, y की वैल्यू अब 4 हो चुकी है, तो क्या होगा x2 पे, x2 पे y 4 चल रहा है, x2 पे y 4 चल रहा है, मतलब 2 इंटू 4 कितना हुआ 4 2 ज़ा 8, 8 क्या ग्रेटर देन 10 होता है? कंडीशन फॉल्स। तो क्या होगा, प्रिंट कराइए x इंटू वाई, क्या कराइए, क्या कराइए, प्रिंट कराइए x इंटू वाई। ठीक है, तो मतलब कितना हुआ 2 4 ज़ा 8। आ जाओ, पूरी तरीके से ट्रैवर्स हो चुका है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, अब आते हैं x इज इक्वल्स टू 3 पे। आ जाओ भाई, x इज इक्वल्स टू 3 पे, x इज इक्वल्स टू 3 के लिए क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि y अब फिर से ट्रैवर्स करेगा, y अब फिर से ट्रैवर्स करेगा पहली वैल्यू को, दैट इज 2। तो क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू अभी भी हमारी कितनी चल रही है भाई? x की वैल्यू हो गई है 3, तो 3 इंटू कितना भाई, कितना 3 इंटू भाई x आपका 3 है, x आपका 3 है, लेकिन y अभी किसको पॉइंट कर रहा है? y कर रहा है पहले आइटम को पॉइंट, दैट इज 3 इंटू 2। तो भैया 3 2 ज़ा 6, क्या 6 ग्रेटर देन 10 होता है? कंडीशन फॉल्स। तो x इंटू वाई मतलब कि 3 2 ज़ा 6 यहाँ पे आ जाएगा। ओके आइए, अब x जब 3 है तो y अब ट्रैवर्स करेगा, x जब 3 है तो y अब ट्रैवर्स करेगा सेकंड वाली वैल्यू को। x 3 के लिए याद रखो, x3 के लिए y ने अब सेकंड वैल्यू को ट्रैवर्स किया, दैट मीन्स कि x अभी भी 3 है, लेकिन जो y है वो आपका हो गया है 3, 3 3 ज़ा 9, 9 ग्रेटर देन 10 है? नहीं है मैम, तो क्या होगा, फॉल्स हो गया, x इंटू वाई मतलब 3 3 ज़ा 9। ठीक है, आओ अब जब x की वैल्यू 3 है तो अब आपकी y की वैल्यू क्या होगी? अब आपकी y की वैल्यू होगी 4, हो गई, तो मतलब 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इज ग्रेटर देन 10, और 12 आपका क्योंकि ग्रेटर देन 10 है, 12 आपका ग्रेटर देन 10 है, तो क्या होगा, जब 12 आपका ग्रेटर देन 10 हो गया है तो आपका जो ये कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू हो चुकी है, ये कंडीशन अब आपकी ट्रू हो चुकी है, और जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अब क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और आपका पाइथन इंटरप्रेटर इस पूरे लूप के बाहर आ जाएगा, इनर लूप के बाहर आ जाएगा, ना ही ये इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, पाइथन इंटरप्रेटर सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, ये आपका आउटपुट है। 12 यहाँ पर प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि 12 आपका ग्रेटर देन 10 है और ट्रू होने पर ये ब्रेक कर रहा है। क्लियर, क्लियर हुआ? जल्दी बताइए मुझे अगर ये चीज आपको क्लियर हुई है तो, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल था। तो हमारा आउटपुट क्या है, 2 3 4 4 6 8 एंड 6 9। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, दिस मस्ट बी योर आउटपुट। ठीक है, आइए देखें, चलिए देखते हैं क्या दे रहा है। चलो भाई, क्योंकि अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत जल्द हम इसका पार्ट 6 करेंगे जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। देखिए 2 3 4, देखो 2 3 4 4 6 8 6 9 12 होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 12 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। 12 जैसे ही ग्रेटर देन 10 होगा आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। द फर्स्ट टू विल बी इटरेटेड ओवर द फर्स्ट 1 2 3, द सेकंड विल बी 2 3 4। ये चलता जाएगा विच कम्स आउट टू बी दिस दिस दिस। द ब्रेक स्टेटमेंट विल टर्मिनेट द लूप वंस द वैल्यू ऑफ x and y is greater than 10, hence the output value will be till 9। आ गया 2 3 4 आ रहा है इसी तरीके से 2 3 4 4 6 8 6 9।
एक अलग अलग लाइन पे होगा, वहां पे स्पेस की मुझे दिक्कत थी, इसलिए मैं उसको एक ही एक लाइन पे लिखती जा रही थी। 2 3 4 4 6 8 6 एंड 9, 12 प्रिंट ही नहीं हुआ। क्लियर? क्लियर? चलो भाई, चीजें क्लियर हो गई हैं। चलो भाई, आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट पे। देख लो भाई क्या दिया हुआ है। वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल दिया हुआ है मुझे, वैर नाम का, जो एक 7 वैल्यू को कंटेन करता है। अब 7 अगर ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल बात सही है, 7 आपका ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन हो गई क्या? कंडीशन हो गई ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू हो गई है तो आउटपुट देख ले भाई, आ जाओ, प्रिंट कराइए, प्रिंट कराइए। क्या क्या प्रिंट कराइए? करंट वेरिएबल। क्या प्रिंट कराइए? करंट वेरिएबल। प्रिंट कराइए करंट वेरिएबल। करंट वेरिएबल, तो राइटिंग भी ऐसी हो जाती है कभी कभार। करंट वेरिएबल वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? देखो किस तरीके से लिख रही हूं मैं। कभी कभार मतलब ऐसा होता है कि मतलब ऐसा लगता है हाथ ही नहीं चल रहा, कभी कभार ऐसा लगता है जैसे हाथ बिल्कुल ही कितना स्टिफ हो गया हो, चल ही नहीं रहा है। आराम आराम से शुभा मैम, करंट वेरिएबल वैल्यू कोलन। चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आइए, करंट वेरिएबल वैल्यू क्या भाई? वैर की वैल्यू लिख दो भाई, वैर की वैल्यू लिख दो। वैर की वैल्यू कितनी है अभी? 7। चलो आ जाओ, ठीक है आ जाओ। वेयर इज इक्वल्स टू वेयर माइनस 1, मतलब वेयर के अंदर अब क्या आ जाएगा? 7 माइनस 1 दैट इज 6। ठीक है, अगर 6 डबल इज इक्वल्स टू 3 है, अगर 6 डबल इज इक्वल्स टू 3 है तो ब्रेक कर दो, और अगर ऐसा नहीं है एल्स, एल्स पे आइए, एल्स पे आइए। एल्स के अंदर आपको एक और इफ मिल गया कि वेयर इज इक्वल्स टू वेयर, मतलब 6 इज डबल इज इक्वल्स टू 6 हो गया। देखो वेयर की वैल्यू अब 6 हो चुकी है, वेयर इज इक्वल्स टू वेयर माइनस 1, और 6 डबल इज इक्वल्स टू 3 नहीं है, 6 डबल इज इक्वल्स टू 3 नहीं है, इसलिए इसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, और एल्स के अंदर आया तो वहां पे उसको एक और इफ मिला है कि वेरिएबल डबल इज इक्वल्स टू 6। अगर 6 डबल इज इक्वल्स टू 6 है तो क्या होगा? वेयर इज इक्वल्स टू वेरिएबल माइनस 1, मतलब कि वेयर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 6 माइनस 1 दैट इज 5। ये हो गया। चलिए ये हो जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब कि प्रिंट नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा, वापस से आपका पूरा का पूरा कंट्रोल वाइल पे चला जाएगा। आ जाओ, वाइल पे गए, वेरिएबल की वैल्यू कितनी है अभी? अभी कितनी चल रही है? 5 वैल्यू चल रही है, तो 5 इज ग्रेटर देन 0। हाँ जी मैम, 5 इज ग्रेटर देन 0, तो करंट वेरिएबल वैल्यू कितनी है? वेयर के अंदर क्या है? 5। वेयर के अंदर क्या है? 5। ठीक है, आ जाओ, करंट वेरिएबल वैल्यू 5। आ जाओ, वेयर इज इक्वल्स टू वेयर माइनस 1, मतलब कि 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4। क्या 4 डबल इज इक्वल्स टू 3 है? नहीं मैम, बिल्कुल सही नहीं है, तो इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पे आएगा। अब फिर से चेक होगा, क्या 4 डबल इज इक्वल्स टू 6 है? ये भी गलत हो गया, और अगर ये भी गलत हो गया है तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंटिन्यू इस इफ के अंदर दिया हुआ था, ना ही आपका इफ एग्जीक्यूट हुआ है, ना ही आपका एल्स एग्जीक्यूट हुआ है, तो अल्टीमेटली बचा क्या? प्रिंट कराइए गुड बाय। ठीक है, लेकिन यहां पे अभी जो हमारी कंडीशन है वो अभी भी ट्रू बची हुई है, कंडीशन हमारी अभी भी ट्रू है, लेकिन इसको अगर मैं ऊपर तक लेके जाऊंगी, अगर मैं इसको फिर से ऊपर तक लेके जाऊंगी, तो वेरिएबल की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है? वेरिएबल की वैल्यू यहां पे हो चुकी थी आपकी 4। क्या हो चुकी थी? 4 हो चुकी थी। ठीक है, चेकिंग चली, कहीं भी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो अभी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है आपकी 4। क्या चल रही है? 4 चल रही है। ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, करंट वेरिएबल वैल्यू क्या रहेगा? करंट वेरिएबल वैल्यू क्या है? करंट वेरिएबल वैल्यू अभी आपकी 4 है। ठीक है, ठीक है, 4 हो गई। आ जाओ, 4 माइनस 1 कर लो भाई, 4 माइनस 1 कर लो भाई, कितना होगा? 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 होगा आपका 3, तो भाई 3 इज इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू। और जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसको मिल गया ब्रेक स्टेटमेंट। और भाई जहां पर भी ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाए, जहां पर भी ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाए, पूरा का पूरा जो आपका पाइथन का कंट्रोल है वो आपके लूप के बाहर आ जाता है। कहां आ जाता है? आपके लूप के बाहर आ जाता है। और लूप क्या बोल रहा है भाई? लूप के बाहर कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो आपका ये होगा आउटपुट। देख लें, चलिए देखते हैं, आइए आइए भाई देखते हैं क्या होगा इसका आउटपुट। बिल्कुल
करंट वेरिएबल वैल्यू 7, करंट वेरिएबल वैल्यू 5, गुड बाय आ गया, करंट वेरिएबल वैल्यू 4। यही है। देखिए इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को और बताइए कि अभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आया हो। लास्ट जो हमारे ये क्वेश्चन का पार्ट था वो थोड़ा सा ट्रिकी था। तो भाई इसी के साथ हम आ चुके हैं आपके इस सेशन के एंड पे। बहुत ही अमेजिंग सेशन था। इस सेशन के अंदर हमने 5 एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ऐसे ही मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 2 लेके आऊंगी जहां पर और भी ज्यादा मजा आने वाला है। पता क्यों? क्योंकि उस पार्ट के अंदर मैं खुद हैंड रिटन आपको प्रोग्राम्स लिखवाऊंगी। जी हाँ, यहां पर तो हमको कुछ प्रोग्रामिंग कोड्स दिए हुए थे, उनके हमने आउटपुट निकाल के दिखाए हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर सेशन में हम अपने द्वारा लिखे हुए प्रोग्राम्स वहां पर बनाएंगे। वहां पर मैं रेडीमेड आपको एक प्रोग्राम बनाकर नहीं दूंगी, मैं खुद अपने हाथों से आपको एक प्रोग्राम करवाऊंगी। तो एक्साइटेड हो? और अगर एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में जाइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, बताइए मुझे। और नेक्स्ट अपकमिंग सेशन दैट इज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 2 के लिए कितने एक्साइटेड हो। भाई लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ई बुक्स एंड ई नोट्स को आप ग्रैब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 2 के साथ। स्टे ट्यून्ड।